अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोही आई-10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे और जो कल इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आपने खूब इंजॉय किया होगा। और क्योंकि इतवार के रोज़ अमूमन ये होता है कि जब भी पूरा हफ्ता काम करने के बाद एक रोज़ जब मिलता है तो अक्सर लोग तो अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि सारा दिन सोते रहते हैं और शाम को उठते हैं और कहते हैं कि यार हमारा दिन गुजर गया, वीकेंड गुजर गया। तो कल अक्सर लोगों की यही रूटीन नहीं हुई, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो कल हमने तो अपने दोस्तों के साथ खूब इंजॉय किया, क्योंकि एक ही दिन हफ्ते में आता है जिसमें इंसान के पास टाइम होता है गुजारने का अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और जो आपके सर्कल के करीबी लोग होते हैं उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं। आप जैसे कि हफ्ते का आगाज़ हुआ है एक नए दिन के साथ, सोमवार का रोज़ है, और इस हफ्ते में जो जो आप लोगों ने करना है तो वो लिस्ट बना लें, शेड्यूल बना लें, किस तरह से हमने इस हफ्ते में जो अपने टारगेट्स हैं वो अचीव करने हैं। और सबसे अहम बात ये कि हफ्ते के आगाज़ से अगर हम ये सोचें और ये डिसाइड करें कि इस हफ्ते हमने कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, तो हमारी स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं। हमारे में नए जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की कमी है वो पूरी हो सकती है। उसके साथ अगर हम अपने बच्चों को इस पर अभी से इस रूटीन पर ले आएँ तो वो इससे ज़्यादा सीख सकते हैं। क्योंकि हम तो कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन बच्चों को इस आदत पर हम लेके आ सकते हैं। और दूसरी जानिब अगस्त का महीना जिस तरह जारी है और आज़ादी का महीना है, तो आज़ादी के महीने के खूबसूरत रंग होते हैं। उन खूबसूरत रंगों में हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्तान को सरसब्ज जो हलाली परचम है उससे सजाया गया है। कल हमने देखा कि बच्चे हाथों में झंडियाँ लेकर, फ्लैग लेकर जो अपने घरों को सजा रहे थे, और मेरे मोहल्ले में तो ऐसे ही हो रहा था, यकीनन आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा होगा। तो जो आज़ादी का महीना है उसको भरपूर अंदाज में एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही वो दिन होते हैं जो कि ज़िंदा कौमें अपने जो ये दिन होती हैं उनको भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाती हैं। हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे और जिस तरह हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो आज भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हम उनका आपसे तारुफ कराएंगे और हम उनसे जानेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। और एक और जो हम देखते हैं कि अक्सर लोग अपनी स्किन के हवाले से काफ़ी केयर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख्याल करते हैं। क्योंकि मैं जब से मुल्तान में आया हूँ तो एक बात सुनने को मिलती है कि यार धूप ज़्यादा होती है और धूप ज़्यादा होने से जो चेहरा है वो मुतासर होता है, और कई लोग और कई फीमेल्स काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं। तो हम इस हवाले से आज खसूसी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मेकअप आर्टिस्ट हैं सुभान अवान। सुभान, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज हम आपसे इस हवाले से जो लोग हैं, हमारे ऑडियंस हैं, वो जो जानना चाहते हैं स्किन के हवाले से, मेकअप के हवाले से, तो वो हम आपसे जानेंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं शहाब खान, सिंगर हैं, और हम उनसे सूफियाना कलाम भी सुनेंगे। और उसके साथ साथ जो दीगर गाने हैं हम उनसे सुनेंगे और यकीनन आप भी इसको एंजॉय करेंगे। शहाब, आपको भी खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए, आपका वीकेंड कैसे गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। और वैसे सिंगर की एक बात होती है कि सिंगर को ना एंजॉय करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो जब भी वेला बैठे तो वो गुनगुना के अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब कभी कोई बोरियत सी होती है तो थोड़ा सा गुनगुना लिया, कोई थोड़ी सी सिंगिंग कर ली, तो अच्छा टाइम गुजरा। ये जो पिछला वीकेंड था बड़ा फैमिली के साथ और बहुत अच्छा रहा। तो ये शो कैसे डेवलप हो गया आपका सिंगिंग का? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि वालिदैन तो कहते हैं यार मेरा बेटा कोई और काम कर ले, सिंगिंग की तरफ ना जाए, तो सिंगिंग का शो कैसे डेवलप हो गया आपने? एक्चुअली ये हमारे शुरू जो है मेरा कॉलेज से हुआ सिंगिंग का, फिर आस्ता आस्ता यूनिवर्सिटी में आ गए। यूनिवर्सिटी में फिर ज़्यादा हमें इंस्पायरेशन, यूनिवर्सिटी में अक्सर ये होता है कि जो क्लास फेल होते हैं वो बंदे को कहते हैं यार कुछ गा ले, ऐसे ही तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं। बाज़ का कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जानबूझ के ना टीचर का टाइम गुजारने के लिए कह रहे होते हैं कि यार कुछ सुना दो आज। बिल्कुल ऐसे। तो क्या रूटीन होती थी क्लास में? क्लास में बस यही रूटीन होती थी। सुबह जब यूनिवर्सिटी जाते थे, यूनिवर्सिटी में सबसे पहले सुबह कैंटीन में गए तो वहाँ जितने भी कोलीग्स थे
यार पूरे सुबह शाहब आ गया, वो अब गुनगुनाएगा कुछ ना। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और उनकी कोशिश होती थी कि लेक्चर से थोड़ा बंक मारे और शहाब के साथ आए। हाँ, और शहाब के सर्कल में दोस्त तो ज्यादा होंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि ये मौसीकी एक सिंगिंग ऐसी फील्ड है, इससे काफी सारे लोग आपके साथ कनेक्ट खुद ब खुद ही हो जाते हैं। नौजवानों को जो ज्यादा क्रेज भी होता है। सुभान, आप बताइएगा, आप जिस तरह मेकअप आर्टिस्ट हैं, 4 साल से ज्यादा इस फील्ड में हैं, तो कैसे आपका शौक हुआ, क्या सोच के इस फील्ड में आए और क्या रुझान देख रहे हैं इस वाले से? देखिए, मेरा शुरू से शौक यही था कि मैं लोगों को खूबसूरत बनाना है। ठीक है, ये देखें, ब्यूटी का मतलब ये है कि खूबसूरती, इंसान के अंदर खूबसूरती होती है, लेकिन उनको इन्हेंस करने के लिए हम मेकअप करते हैं, हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। तो ये है कि मुल्तान में अभी रुझान इतना नहीं है, लेकिन ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता मुल्तान को लाहौर जैसा बनाने की कोशिश करें, ताकि जो सोच है कि लोगों को खूबसूरत बनाना, लोग अच्छे नजर आए, जब अच्छे नजर आएंगे तो उनका जो रवैया है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, अंदाज और अपने आप का ख्याल करने के बिल्कुल ऐसा ही है, वो बेहतर होगी। तो ये जो इसको लेके चल रहे हैं आप, तो किस तरह का रुझान देखते हैं मुल्तान? आप कहते हैं मुल्तान में रुझान कम है, इसकी वजह? देखिए, मुल्तान में रुझान इसलिए कम है क्योंकि यहाँ के लोग इतनी अपनी केयर नहीं करते, लेकिन इसी तरह लाहौर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब फैशन के उसकी रीजन मुल्तान की गर्मी तो नहीं है? मुल्तान का एक वेदर भी बहुत इस तरह के, और यहाँ के थोड़े लोग मतलब इस चीज पे इतना वो नहीं है कि मेकअप हर टाइम, क्योंकि लाहौर में आप देखें वहाँ बहुत फैशन है, यहाँ पर अभी लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन अब मुल्तान बहुत हद तक डेवलप हो चुका है। वो अपनी केयर करते हैं, अपनी मतलब मेकअप के प्रोडक्ट्स क्योंकि हेयर की केयर करते हैं, स्किन की केयर करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुल्तान को ग्रूम करें, उनको हम नए नॉलेज दें, नए स्किल्स दें, ताकि वो। अच्छा, अगर हम ये जानना चाहें, पहले तो हम आएंगे ऐसे उस तबके की तरफ जो ज्यादा हमें दफातर में सुबह जाते हुए नजर आता है। हम देखते हैं कि सुबह लोग दफातर से निकलते हैं, मास्क लगा लें, हेलमेट लगा लें, लेकिन मुल्तान के जो गर्मी है, टेम्परेचर, उससे महफूज नहीं रह सकते। उनकी स्किन बुरी तरह मुतासर होती है, और स्पेशली जो मानसून का सीजन है, उसके अलावा जो पहले गर्मी गुजरी है, टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि अगर आप 10 मिनट के लिए बाइक चलाएं तो आपकी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इससे किस तरह से आप बच सकते हैं, किस तरह से महफूज रख सकते हैं अपनी स्किन को? देखिए, सबसे पहले ये है कि आप अपनी केयर करें, अपनी डाइट प्लान अच्छा करें। हम ये कहते हैं कि अगर हम फेस पे लगाएंगे तो हमारी स्किन नीट हो जाएगी। सबसे पहले ये कि आपका डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट भी बहुत जरूरी करते हैं, ये नहीं कि आप क्रीम्स यूज करें, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें, जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं, आपकी स्किन अच्छी नहीं हो सकती। और सेकंड ये है कि जैसे आपके चेहरे पे जो ग्लो आना है वो आपकी डाइट की वजह से आना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। आप कोशिश करें पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, फ्रूट्स खाएं, फ्रेश जूसेस पिए, ठीक है। एंड सेकंड ये कि जैसे मतलब बॉयज है वो स्कूल के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के लिए जाते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले कि रात को कोशिश करें कि वो क्लेंजिंग करके सोएं, सबसे बेस्ट है। और जैसे मॉर्निंग में वो उठते हैं, वो सबसे पहले अपने फेस पे सन ब्लॉक लगा के बाहर जाए। अच्छा, मेल इस वाले से जो बॉयज होते हैं वो ज्यादा केयर नहीं करते? बिल्कुल नहीं। देखिए, आम मुल्तान में बहुत ज्यादा रुझान आ गए, फीमेल से ज्यादा मेल्स इस चीज पे आ गए। वो फेशियल्स करवाते हैं, अपनी स्किन केयर करते हैं, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन आजकल बहुत इन में बॉयज बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुल्तान के लड़के भी अब अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, अपना ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा शाहब, आप जिस तरह बता रहे थे कि आप यूनिवर्सिटी में जो आपका गेट टुगेदर होता था, उसमें आपसे ज्यादा लोग सुनते थे, आपसे कलाम सुनते थे, गाने सुनते थे। आज आप हमारे पास आए हुए हैं, आज हमें आप क्या सुनाएंगे? और कुछ गुनगुना के कुछ अगर कलाम अगर हमें सुना दें, सुफियाना कलाम, बिल्कुल, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल में हमारे सुनने वालों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो उस सवाल से कुछ सुना दें। सुबह का बिल्कुल जो है आगाज एक छोटे के कलाम के साथ करते हैं इंशाल्लाह। या ला ला या ला ला या अली, दिल ये तेरा घर या अली, या ला 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 या ला ला अली, दिल ये तेरा घर या अली। कहीं और भी जाओ बस तुझको ही पाओ, है ये कैसा सहर या अली, या ला ला या ला ला या अली, दिल ये तेरा घर या अली। माँ के शिकन से सुनते आए नाम तेरा या अली, सब कुछ भूला पर नहीं भूला नाम तेरा या अली। जब कहती है ये दुनिया के ये है अली वाले, क्या सुकून मिलता है क्या बताएं। तेरा नाम बंदगी हो, तेरा नाम हर खुशी हो, ऐसा नसीब वो कहाँ से लाएं।
लजपाल तू मौला अब तेरे हवाले अपना हर सफर या अली या ला या ला या अली दिल ये तेरा घर या अली। काबे की दीवारें मौला तेरे लिए यूं खुली, उनके दिल को इल्म था का है इस घर का मकीम। आमद हुई जब तेरी गुरचल खुशी से बोले आया मेरा सहारा या अली। जिस जिस का भी मैं मौला, जिस जिस का भी मैं आका, उस का मौला है मेरा अली। तेरे नाम का मौला रहे विर्द लबों पे, हम कहते रहे या अली या ला या या अली दिल ये तेरा घर या अली या ला या अली दिल ये तेरा घर या अली। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने सुनाया। तो ये जो हम देखते हैं कि सूफियाना कलाम, उसके अलावा तसव्वुफ या हज़रत अली के हवाले से जो कलाम लिखा जाता है तो वो बंदा खो सा जाता है, वो एक उसमें एक सुकून सा आ जाता है, कैफियत अलग सी होती है। मैं देख रहा था कि जब आप गुनगुना रहे थे तो एक कैफियत अलग थी, गाने की कैफियत और इस कलाम की कैफियत में बहुत फ़र्क होता है मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। कलाम जो है इससे तो एक दिली राहत भी बड़ी मिलती है और एक कल्बी सुकून मिलता है। और वैसे भी आज आप देखते हैं कि मुहर्रम है, इसमें तो और ज्यादा अटैचमेंट थी क्योंकि ये और ज्यादा इस चीज को हमारे करीब ले आता है। अच्छा, हम देखते हैं कि अब अक्सर सिंगर जो है वो फोक म्यूजिक की तरफ भी आ रहे हैं। वो इस हवाले से जो हमारा सूफियाना कलाम लिखा गया है वो लाजमी वो उस पर काम वर्क कर रहे हैं। इस हवाले से हम काफ़ी ज़्यादा जो हम चाहे जितने भी सिंगर हैं वो इस हवाले से उनके वो कलाम भी काफ़ी हिट होते हैं और लोग काफ़ी शौक से सुनते हैं। तो हमारे जो खित्ते में जो फोक म्यूज़िक है उसके साथ साथ जो तसव्वुफ के हवाले से सूफियाना कलाम है वो सुनने का रुझान भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अब जो हमारा कल्चर है वो ज़्यादा इसी की तरफ आ रहा है। आप जो भी देखें, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये ज़रूरी है कलाम वगैरह, इससे लोगों की ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो इसमें आप कितना ख्याल करते हैं जब आप गुनगुना रहे होते हैं, उस वक्त जब आपकी ऑडियंस आपको देख रही होती है, सुनने वाले आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं और आपकी तरफ माइल होना चाहते हैं, तो उसमें आपकी आवाज़ का सारा रुझान होता है। तो उसमें जो अल्फाज का चुनाव, उसके अलावा जो आपने उतार चढ़ाव करने आवाज़ में उसकी पिच बैलेंस करनी है, तो वो कितना ख्याल करना होता है? एक्चुअली जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो इसके अल्फाज होते हैं ना, यही जो लिसनर हैं, जो सुनने वाले हैं, ये उनको अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी हो, बेशक किसी की आवाज़ अच्छी ना हो, लेकिन एक कलाम अगर अच्छा हो, उसके अल्फाज अच्छे हो, तो डेफिनेटली जो भी लोग हैं वो आपकी तरफ एग्जैक्टली बिल्कुल आपकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी हम ऐसा देखते हैं कि जब अगर हम 2-3 गाइज आपस में बैठे और कोई कलाम शुरू करें तो हमारे जितने आस पास से जाने वाले लोग हैं वो सब सुनते हैं और बड़ी यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि म्यूजिकल एकेडमी, उसके अलावा सोसाइटीज बनाई जाती थी, ड्रामेटिक सोसाइटीज बनी हुई थी। तो ये कितना लाजमी थी जो नौजवानों में जो गैर निसाबी सरगर्मी है उनको प्रमोट करने के लिए, जो इस तरह की सरगर्मी है वो कितना लाजमी, आपने किस तरह का एक्सपीरियंस देखा यूनिवर्सिटी में? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये है कि ऐसे बहुत सारे हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे टैलेंटेड हैं और बड़े कॉन्फिडेंस है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म आपको पता है कि मतलब कि सिखाने के लिए प्रॉपर वो नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आप इकट्ठे तो हो जाते हैं, सुनने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन आपकी स्किल्स को पॉलिश करने वाले नहीं मिलते। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। बस ये थोड़ा सा अगर हो जाए तो मुल्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट आपको हर जगह से मिलेगा। बस थोड़ा एक प्लेटफॉर्म की कमी है अकॉर्डिंग टू माय माइंड के। थोड़ा सा अगर हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हम लोग इसमें काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह, हम आपकी तरफ आएँ। जिस तरह शहाब ने हमें सुनाए अपनी फील्ड में जिस तरह उनकी ग्रिप नज़र आई, आप बताइएगा कि आप आजकल नौजवान मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स का, क्रीम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसका इफेक्ट भी उनकी जिल्द पर, स्किन पर नज़र आता है। वो ये कहते हैं कि हमारी स्किन अब ख़राब होने हो चुकी है, डल होना शुरू हो गई है। तो इसकी क्या वजह समझते हैं कि किस तरह की वो कॉस्मेटिक्स मार्केट्स में आ रही हैं? उसकी वजह से नुकसान हो रहा है या
नौजवान बगैर किसी मशवरे के शुरू हो जाते हैं, सूजी से नुकसान हो रहा है? देखें बिल्कुल ऐसे ही है, मुल्तान के लोग इस तरह के, अब उनको एक क्रेज है गोरा होना, यहाँ पर बहुत फैशन चल गया कि गोरा रंग ज्यादा बेस्ट है। तो देखिए गोरा होना ज्यादा बेहतर नहीं, आपकी स्किन नीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ना कि आप बहुत ज्यादा फेयर टोन में जाएं। तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, वही बात आ गई डाइट पे आ गई, डाइट आप अच्छी रखें और अपनी जो भी प्रोडक्ट्स यूज करें आप काइंडली कोशिश करें कि डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे कंसर्न करें, वो आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बताएंगे। यहाँ पर ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, यार हमारी स्किन पे एक्नी है, पिंपल्स, हमें कोई क्रीम बता दो। हम अपने नेबरहुड से, फ्रेंड से, किसी से भी पूछ लेते हैं। तो देखें ये बहुत गलत बात है। आपने कोई भी चीज़ यूज़ करनी है, आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं या किसी मतलब ऐसे ब्यूटिशियन के पास जाएं जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके अकॉर्डिंग टू योर स्किन। फेस पे पिंपल्स का आना ये क्या है? मतलब कि जब भी 4 दिन मेकअप यूज करो उसके बाद पिंपल आना शुरू हो जाते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं? मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ, मैं 4 दिन से यूज कर रहा हूँ तो उसके बाद अब मेरे फेस पे आना शुरू हो गए। तो इसका हल क्या होता है और किस तरह से बच सकते हैं? देखिए सबसे पहले ये है कि मेकअप जब हम करते हैं, हम ऑल डे मेकअप में रहते हैं, शाम में जब हम घर जाते हैं तो हम अपने फेस को ना प्रॉपर क्लेंस करते हैं, ना साफ करते हैं, और बिल्कुल जैसे यहाँ से, क्योंकि जाहिर बात हम थके हुए होते हैं, हमारे अंदर बिल्कुल वो नहीं, टायर्ड होते हैं, हमारे अंदर इतना वो नहीं होता कि हम जाके फेस जाके वॉश करें, प्रॉपर क्लेंस करें। तो सबसे पहले ये है कि आप अगर अपने चेहरे को खूबसूरत, हेल्दी और शाइनी दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी स्किन की केयर करें। जैसे ही आपने मेकअप रिमूव करना, आप मेकअप रिमूवर से अपने मेकअप को रिमूव करें, प्रॉपर क्लेंजिंग करें और फेस वॉश से आप क्लेंस अपना फेस वॉश से फेस वॉश करके आप फिर सो जाएं। तो इससे ये होगा कि आपकी स्किन जितना भी आपने ऑल डे मेकअप कैरी किया वो सब रात को आपको रिमूव हो जाए, क्योंकि हमारी स्किन में पोर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जितना भी फाउंडेशन है, जितने भी हमारे मतलब फाउंडेशन स्क्रीन्स है वो हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो इसकी वजह से हमारी स्किन में सीबम पैदा होता है और एक्नी निकल के आ जाती है। और सेकंड ये कि ये जो मतलब आजकल फास्ट फूड का बहुत ज्यादा रुझान है, लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से बिल्कुल एग्जैक्टली जाहिर बात, जब तक हमारा मैदा डिस्टर्ब है हमारी स्किन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अपना मैदा अच्छा रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, हाँ फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड को थोड़ा साइड पे लेके जाएं आप। आपका स्टमक अच्छा होगा तो आपका फेस अच्छा होगा। बाकी ये है कि वेदर कितना इफेक्ट करता है? नहीं देखें वेदर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि देखें जब मॉर्निंग में आप कहीं भी जाते हैं, इवन कि आपने मार्केट में जाना है, आपने स्कूल कॉलेजेस वट एवर यू वांट कहीं भी आप लोगों ने जाना है, तो आप अपनी स्किन की लाजमी केयर करें, उसको कोशिश करें ढांप के बाहर निकलें। बस ऐसा ही तो कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसको हम कवर नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करें कि सन ब्लॉक अपनी डेली बेस का यूज का हिस्सा बनाएं। सन ब्लॉक से आपकी स्किन बिल्कुल इफेक्ट नहीं होती, आपको बिल्कुल भी 2 टोन्स में स्किन नहीं जाती। तो सजेस्ट ये करूंगा कि आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी स्किन की केयर करें और सन ब्लॉक प्रॉपर्ली यूज करें। स्किन की लाजमी केयर करें क्योंकि उसके बगैर आप अच्छे नजर नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस अच्छा नजर आए, आप खुद अच्छे नजर आए, तो आपको अपने लिए कुछ टाइम निकालना होगा, अपना ख्याल करना होगा। और इस हवाले से जो अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि गिला आएगा कि यार मुल्तान का टेम्परेचर ज़्यादा है, मुल्तान में ये होता है, मुल्तान में वो होता है। लेकिन कुछ अपने लिए टाइम निकालें तो ये गिला आपको नहीं करना होगा। शहाब, जिस तरह हमने बात की तो यूनिवर्सिटी में आपको भी बनने संवरने का शौक था? बिल्कुल, ये तो इट्स अ वाइटल पार्ट ऑफ द लाइफ के आपकी जो ग्रूमिंग है वही आपको रिप्रेजेंट करती है, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये आपने सुना होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू माय सिंगर तो बड़े शौक से आते हैं, हम वो जब भी स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो मुनफरिद नजर आने की कोशिश करते हैं ताकि पहली लुक से लोग देखेंगे आप आया सिंगर आ गया। तो उसमें कितना ख्याल करते थे आप? एग्जैक्टली बिल्कुल, उसमें ये है कि बस थोड़ा सा अपनी डाइट का और ज़्यादा तौर पर अपने गले का, कि ऐसी कोई ठंडी चीज़ें वगैरह नहीं खानी चाहिए जिससे जो है आपके सॉर थ्रोट पे अफेक्ट हो। तो इन चीज़ों से हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कितनी आप अपने आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जो गायकी है उसको इम्प्रूव करने के लिए कितना टाइम आप रोज़ाना सिंगिंग के लिए निकालते हैं, और किस किस टाइम आपका होता है, और क्या एक्सपीरियंस होता है जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो कहते होंगे यार शहाब शुरू हो गया है, तो ये क्या होता है? ये थोड़ा एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब शुरू होते हैं तो बिल्कुल फिर चुप कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो फिर एक चल लहर में आ गए। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। इसके लिए शाम में अमूमन थोड़ा टाइम निकालते हैं, 7 से 9 के दरमियान शाम में टाइम निकालते हैं। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद हम शहाब से मज़ीद भी कुछ सुनेंगे। उसके साथ साथ हम सुभान से भी जानेंगे कि जो हमारी जो फीमेल्स हैं वो किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल कर सकती हैं, और वो किस तरह से क्या क्या यूज़ करें, अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल करें। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे
स्किन के हवाले से, और हमने ब्रेक से जाने से पहले आपको कहा था कि वापस आने के बाद हम जो फीमेल्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि वो किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल कर सकती हैं। सुभान हमारे साथ मौजूद हैं। सुभान इस हवाले से हमें बताएंगे कि किस तरह से ख्याल किया जा सकता है। सुभान बताइएगा जो फीमेल्स हैं वो अपनी स्किन का ख्याल किस तरह से कर सकती हैं। फेस के हवाले से वो ज़्यादा फोकस रहती हैं, ज़्यादा परेशान भी रहती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई फेस पे कुछ हो भी जाए हल्का सा तो उनकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है और बार बार हर किसी को बताती हैं कि मेरे साथ ये हो गया। तो किस तरह से बच सकती हैं? देखिए, सबसे पहले ये कि वो अपनी स्किन की केयर करें, अच्छी ब्यूटिशियन के पास जाएं जो उनको प्रॉपर गाइड कर सके उनकी स्किन के अकॉर्डिंग। वही बात पहली वाली बात आ गई। तो मैं ये लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी स्किन की केयर करें। आप मंथ में फेशियल लें, मतलब क्लिनजिंग्स करवाएं, अपनी स्किन को नीट एंड क्लियर करें। ऐसा होता है कि हमें नॉलेज नहीं होता हमारी स्किन पे क्या चीज़ सूट करती है। इवन कि हम मार्केट्स में जाते हैं, वहाँ से कोई भी अच्छा सा प्रोडक्ट, हमें कोई अच्छा सा लगे, हम वही प्रोडक्ट लेके अपने फेस पे लगा देते हैं। तो दैट्स रॉन्ग। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने ब्यूटिशियन से कंसर्न करें, उनको अपनी मतलब बताएं, स्किन के प्रॉब्लम्स बताएं। सबका ब्यूटिशियन के पास जाना नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो घर में बैठकर बिल्कुल अपना ख्याल करते हैं। वो क्या करें? क्योंकि एक बंदा ब्यूटिशियन के पास जा रही है, एक फीमेल या मेल जा रहा है, तो उससे तो मालूम है कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसने मुझे बताना है। एक बंदा नहीं जा रहा, वो घर में महदूद है, घर में काम भी कर रहा है, उसने बाहर भी जाना है, तो वो किस तरह से अपना ख्याल करें? देखिए, आजकल नेट पे आपको हर चीज़ अवेल होती है। आप देखें वहाँ पर यूट्यूब खोल के, ये फेसबुक खोल, कुछ भी आप मतलब होम रेमेडीज कर सकते हैं। आप उसको मुल्तानी मिट्टी या वो उसको अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी की काफ़ी तारीफ सुनी है जी, वो बहुत बेस्ट है। अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। अगर आप उसको रोज़ वाटर में ऐड करके लगाएं, कुछ लेमन या हनी डाल के लगाएं, तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा सूथिंग इफेक्ट, बहुत ज़्यादा। जैसे आजकल खवातीन किचन में खड़ी होती है, स्किन रेड हो जाती है, उनकी चीक्स वाली जगह, वो क्रीम्स यूज़ करने से स्किन रेड हो जाती है, तो वो बड़ी परेशान होती हैं कि हम अपनी स्किन की रेडनेस कम कैसे करें। तो देखें, आप कोशिश करें कि मुल्तानी मिट्टी आप अल्टरनेट डेज में यूज करें उसको। आप मुल्तान की तारीफ आ गई, मुल्तानी मिट्टी नहीं, देखिए, मुल्तान के लोग अपनी केयर करते हैं, लेकिन ये है कि मैं ये कहना कोशिश कर रहा हूँ कि वो खुद क्रीम यूज मत करें। वो डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो ब्यूटिशियंस के बारे में प्रॉपर उनसे कंसर्न करें। जब आपको चीज गाइड की जाती है, बताई जाती है, तो वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होती है। तो आप केयर करें, इंशाल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, आपकी स्किन बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। स्किन ठीक ठाक है। बालों के हवाले से देखिए, बालों के हवाले से ये है कि लड़कियां अपनी बालों की बहुत केयर करें। आजकल जैसे वेदर मुल्तान का है, पड़ा बाल, इवन कि मेरा सैलून में कोई भी गर्ल्स आती हैं तो वो यही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, स्प्लिट एंड्स बहुत ज़्यादा हैं, बाल बिल्कुल डैमेज हुए हैं। तो देखें, यहाँ का थोड़ा वेदर ऐसा है पड़ा। सेकंड ये है कि आप अपने बालों की केयर करें। पानी का इफेक्ट भी, बिल्कुल पानी का इफेक्ट भी। कुछ मुल्तान के कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर पानी थोड़ा सही नहीं आ रहा, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्टी है और मतलब थोड़ा रेडिश पानी है। तो आप कोशिश करें कि ये पानी साफ अपने बालों के लिए यूज़ करें, ठीक है। और दूसरा, ये अपने शैम्पू अच्छा यूज करें। कोई भी लोकल ब्रांड का शैम्पू आप यूज ना करें। इवन कि यहाँ होता है कि कोई भी आजकल आपको पता है हर चीज में डिफरेंट सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड नंबर डाई कराना, कलर कराना, ये कितना इफेक्ट करता है? देखिए, हम बालों को बिल्कुल इफेक्ट करता है। देखें, अगर हम कुछ भी बालों पर लगाते, इवन कि हम मेहंदी भी लगाते, एक टाइम था मेहंदी बहुत अच्छी मिलती थी, जो खुली मेहंदी होती थी, लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं है। आजकल आपको हर चीज़ में मिलावट मिल रही है। तो कोशिश ये करें कि आप मेहंदी को स्किप कर दें, क्योंकि जब आप मेहंदी लगाते हैं बालों में तो आप डाई नहीं करवा सकते। तो डाई आप देखें, केमिकल्स तो हर चीज़ में है, लेकिन कोशिश करें अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड का यूज़ करें जो आपके बालों को कम डैमेज करे। जो बालों को कम डैमेज करे, वो आपने सुभान से मशवरे सुन लिए होंगे और इन पर अमल दरामद करें तो यकीनन आप अपने जो फेस है उसके अलावा जो आपके बाल हैं उनका ख्याल कर सकते हैं। शहाब ने हमें ब्रेक में बताया कि वो ट्रेन गन चलाते थे और जब वो चला रहे होते थे तो वो कुछ गुनगुना रहे होते थे। सो शहाब, ये कैसा आपने वाकई इंजन चलाते थे ट्रेन का? एग्जैक्टली, बिल्कुल। वाल्टन से, पाकिस्तान रेलवे वाल्टन से क्वालिफाइड है हमने। 2018 में ये कोर्स है इंजन का, पूरे साल का कोर्स होता है ये, और 1 साल की इसका प्रैक्टिकल होता है जो हमने कराची में किया। उसके बाद उसमें तो लॉन्ग ड्राइव ही होती है, उसमें फिर क्या करते थे आप? एग्जैक्टली, एक्चुअली हम जो वर्किंग करते थे, हम गुड्स ट्रेन वर्किंग करते थे। और आपको पता है गुड्स ट्रेन की वर्किंग 65 और 70 के दरमियान होती है, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते। तो उस दौरान ट्रेन आस्ता आस्ता बिल्कुल मूव हो रही होती थी और उसमें तो फिर लहर आती होगी फिर। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है कि जो हमारे रास्ते के जो सिनेरियोज हैं, ऑटोमेटिकली उनको देख के सॉन्ग्स और काफ़ी चीज़ें इंस्पायरेशनल खुद ब खुद ही याद भी आता था या वैसे? एग्जैक्टली, बिल्कुल। यादें तो आपको पता है वो हमेशा ज़िंदगी के साथ रहती हैं, और जो अच्छी यादें होती हैं वो तो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहती हैं। तो उसमें यह है कि बड़ा अच्छा, अल्लाह का शुक्र। तो आप फिर वहाँ पे जो अपना टाइम था, क्योंकि आप वहाँ पे जब उसमें थे, अपनी जॉब में थे, तो फिर किस तरह से टाइम निकाल रहे थे अपने लिए? अकेडमी तो जाना बंद हो गया होगा आपका?
नहीं नहीं, उसमें एक्चुअली ये था कि हमारी जो थी कि 8 से 12 घंटे भी उसमें लग जाते थे। उसके बाद आके 8 घंटे का अपना रेस्ट किया और उसके बाद थोड़ा सा अगर जो टाइम मिलता था वो अपना। सिंगिंग के लिए एकेडमी का होना कितना लाजमी है, क्योंकि आजकल हम हर उसमें देखोगे, अभी ओलंपिक्स हुए तो उसमें ये बात नजर आई है कि जब हमारे अच्छे कोचेस नहीं होंगे, अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते और हम कम्पीट नहीं कर सकते। सेम सिंगिंग की बात कर लें तो इसमें एक अच्छे टीचर का, अच्छे गायक का, अच्छे उस्ताद का होना कितना लाजमी है। और मुल्तान में क्या रुझान है, जो म्यूज़िक एकेडमीज़ हैं वहाँ पे क्या रुझान है? एक्चुअली मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा कि किसी भी चीज़ के लिए आपको उसका टीचर एक दरकार होना बड़ा ज़रूरी है। वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। इसमें सिंगिंग के अंदर ये है कि आपका एक प्रॉपर एक टीचर हो। उस्ताद के बगैर मुमकिन नहीं है? बिल्कुल नहीं, मुमकिन नहीं है। कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड हैं जिनको बनाना संवारना तो टीचर का काम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है जो आपकी आवाज़ के अंदर या जो आपके अंदर जो अप्स एंड डाउन है, जो आपके नशेबो फराज हैं जिंदगी के, वो अकॉर्डिंग टू मी कि वो टीचर ही बेहतर उस तरीके से। एक सिंगर के लिए उसका कितना लाजमी है कि वो उसे दिल भी कहीं पे लगा हुआ होना चाहिए। तो ये वो दिल से, जिस तरह वो हमारे साउथ पंजाब के सिंगर हैं तौला खान सुखैली, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है, वो ये कहते थे कि जब मैं गाता हूँ तो मुझे कोई याद आता है, तो उसके बाद मैं गाना शुरू करता था जब वो पहले से शुरू किया। तो ये कितना लाजमी होता है कि जब आप गा रहे होते हैं तो कोई याद माइंड में हो, फोकस हो उस पर, तो फिर ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकलती है। एग्जैक्टली, इसके 2 फिगर्स हैं, वो मैं आपको बताऊं। एक तो ये है कि अगर किसी की याद में गा रहा है तो वो भी बहुत अच्छी उसमें है, इमोशनल हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा है। और एक अगर जो आपका पैशन है अंदर का, जो आपका जुनून है, जो आपका एंथुजियाज्म है, उसके अगर आप अपने एक विजन को, अपने एक गोल्स को लेके अपनी लाइफ के अंदर जा रहे हैं, तो अगर आप उस वे से गाएंगे तो वो फिर आपका पैशन होगा, वो आपकी इनर वॉइस होगी जो डायरेक्ट लोगों के दिलों को छुएगी। अच्छा, जो डायरेक्ट लोगों के दिलों को छुएगी, तो फिर आप क्या सुनाना चाहेंगे हमें जो हमारे नाज़रीन हैं उनके दिलों को छुए और वो सुन के खुश हो जाएं और उनको भी कोई याद आ जाए? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये सॉन्ग है मेहदी हसन खान साहब का, वो मैं डेडिकेट भी करना चाहूँगा। लाजमी। एग्जैक्टली, जो मेरी वालदा हैं वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सपोर्ट करती हैं, और जो मेरे उस्ताद हैं फयाज बुखारी साहब और उस्ताद अनवर साहब, ये शहाब हमारे पास हैं, तो आप भी सुने, हम आपकी मदद से कहेंगे। इजाज़त है। थैंक यू। नाम आए ना तेरा प्यार की रुसवाई में, नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में, काश मर जाऊं किसी गोशाए तन्हाई में, नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में। जाने क्यों दूर लिए जाती हैं राहें तुझसे, एक लम्हे को तो मिलती हैं निगाहें तुमसे, डूब जाता हूँ किसी झील की गहराई में, नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में, काश मर जाऊं किसी गोशाए तन्हाई में, नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में। और ये शेर मेरा फेवरेट है। मेरी बर्बाद मोहब्बत का निशान भी न मिले, मेरी बर्बाद मोहब्बत का निशान भी न मिले, दिल को यूं आग लगाऊं कि धुआं भी न मिले, प्यार का गीत सुलगता रहे शहनाई में, नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में, काश मर जाऊं किसी गोशाए तन्हाई में, नाम आए न तेरा
प्यार की रुसवाई में, नाम आए न तेरा प्यार की रुसवाई में। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत आवाज़ में सुनाई। जब कलाम का इंतखाब बड़े उस्तादों में कलाम, उसके बाद गाना, तो ये भी तो ज़्यादा ख्याल करना होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है कि एक्चुअली सुबह का जो था आगाज़ मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी रूही टीम के साथ एक आगाज़ और अपने मुल्तान के लिए एक कलाम के साथ सुबह, वो तो काफ़ी बिल्कुल अच्छा हो गया। सुभान, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि स्किन का ख्याल किस तरह कर सकते हैं, जो हमारी फीमेल्स हैं मेकअप कैसा इस्तेमाल करें, कौन सा इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि वो सोशल मीडिया से वहाँ पे मुख्तलिफ पेजेस हैं, वहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, तो वैसे वो किस तरह से ख्याल करें? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि ना अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ब्रांडेड यूज़ करें, कभी भी लोकल प्रोडक्ट्स पे यूज़ ना जाए। इवन के बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट सेल करिए, मार्केट में आवा, लेकिन आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉपीज़ भी आई हैं उसी के हिसाब पे, यानी कि फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी एंड थर्ड कॉपी। तो वो क्लाइंट्स जो कस्टमर्स हैं, जो मतलब यूज़र्स हैं, उनको पता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो मेरी नाजरीन से, मुल्तान वाले लोगों से यही मतलब वो है कि आप प्रोडक्ट को ओरिजिनल यूज़ करें, हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। मेकअप में इतने पैसे नहीं लगते, हमारे माइंड में है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो हम अच्छा मेकअप लेंगे। आप कम चीज़ें ले लें, अपना मेकअप बॉक्स छोटा बना लें, लेकिन ओरिजिनल और अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपकी स्किन को डैमेज ना करें, आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर को उतार देते हैं। अगर हम इतने हार्ड फाउंडेशंस यूज़ करते हैं, ब्लशेस यूज़ करते हैं जो हमारी स्किन को ख़राब कर देते हैं, तो कोशिश यही करें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें ताकि आपकी स्किन ख़राब ना हो। स्किन बालों के मुख्तलिफ स्टाइल्स आते हैं, वो क्या उसमें किस तरह से आजकल क्या रुझान चल रहा है, क्या मशवरा देंगे? देखिए, आजकल बालों का ट्रीटमेंट्स वही सेम चीज़ आ गई कि बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने बालों की केयर करें। सेकंड, ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आजकल सैलॉन्स में आए हैं। अच्छा लगने के लिए क्या स्टाइल में है? देखिए, हेयर स्टाइलिंग में ये है कि आप उसको प्रॉपर देखें, आयरन डेली बेस में हम आयरन भी नहीं कर सकते। आप ये है कि सैलॉन में जाकर अपना अच्छा सा कोई ट्रीटमेंट करवा लें, कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट या कैरेटिन करवा लें। बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आए हुए हैं, मतलब बोटॉक्स आया हुआ है, रिबॉन्डिंग, कैरेटिन, बहुत ट्रीटमेंट्स हैं। तो आप कोशिश ये करें कि एक ही दफ़ा जाके इन्वेस्ट करके अपने बालों पर अच्छे सा मतलब कैरेटिन वगैरह कुछ करवा लें। और क्योंकि जाहिर बात है, जो वर्किंग लेडीज़ होती है उनके पास टाइम नहीं होता अपनी केयर करने के लिए, तो वो एक ही दफ़ा अपने बालों की केयर करें ताकि वो डेली बेसिस पे आयरन, कर्ल करने से बच जाएं। और जो हमारे बॉयज़ हैं वो भी ज़्यादा आजकल आप बता रहे हैं कि मुल्तान वाले बॉयज़ काफ़ी फोकस हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो अपना ख्याल किस तरह से रख सकते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब हम यूनिवर्सिटी में जाते थे तो बाइक पर अक्सर नौजवान बाइक पे जा रहे होते हैं, तो वो जो उनके जो बाल हैं वो अजीब से हो जाते हैं, रूखे से हो जाते हैं। वो किस तरह से अपना ख्याल करें? कोई ऑयल यूज़ करें, क्या कोई शैम्पू यूज़ करें, अच्छा यूज़ करें, तो उसमें क्या मशवरा देंगे आप? देखिए, बॉयज़ का भी यही प्रॉब्लम आता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हमारे बाल डैमेज हैं। इवन क्या होता है कि 30+ क्रॉस करते हैं तो हमारा फ्रंट का हेड थोड़ा बैक चला जाता है। तो कोशिश करें, एक तो जैसे हम ब्रश यूज़ करते हैं तो ब्रश को हम बैक से बालों को पीछे की तरफ कॉम मत करें, तो लाइट से उसको नॉर्मल रखें। जब हम ब्रश को बहुत ज़्यादा टाइटली बैक की तरफ कॉम करते हैं तो हमारा फ्रंट ऑलरेडी वैसे खाली हो जाता है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें। ऑयलिंग तो सबसे बेस्ट है। हम जो बॉयज़ है हमारे बड़ी मतलब उलझन होती है कि यार ऑयल यूज़ नहीं लगाना, क्योंकि कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में हम ऑयल यूज़ नहीं कर सकते। इवन यूनिवर्सिटी, इवन के ऑफिस में कहीं भी जाएं तो बॉयज़ को बड़ा इशू होता है कि ऑयल लगा के नहीं आ सकते, क्योंकि सेकंड पर्सन बड़ा इरिटेट होता है कि यार ये बंदा ऑयल लगा के आ गया। तो कोशिश करें रात को सोने से पहले आप 2-3 घंटे के लिए ऑयल लगा लें, ओवरनाइट आप इसको लगा रहे थे, मॉर्निंग में आप इसको वॉश करें, अच्छे शैम्पू यूज़ करें, सीरम यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपके बालों का मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो सकता है। शहाब, जिस तरह हम बात करें सिंगिंग के हवाले से बात की, आपने कहा कि टीचर का होना लाजमी है, अगर इस यहाँ पर हों, वो बनाई जाएँ तो वो अच्छा हमारा जो टैलेंट है वो सामने आ सकता है। इसमें हम आपसे ब्रेक के बाद बात करेंगे और तफसीली आपसे जानेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे, हमने कहा था कि हम शहाब से जानेंगे कि साउथ पंजाब में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो उसको किस तरह से मज़ीद जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, और जो नौजवान हैं वो किस तरह से इस फील्ड में कदम रख सकते हैं। अगर इस फील्ड में आना चाहें तो म्यूज़िक एकेडमीज़ का होना कितना लाजमी है, और क्या गवर्नमेंट इस हवाले से कोई सपोर्ट कर रही है, इस पर हम ज़रा शहाब से जान लेते हैं। शहाब, बताइएगा, आप यूनिवर्सिटी में सिंगिंग करते रहे, उसके बाद म्यूज़िक एकेडमी, यूनिवर्सिटी में तो आपने अपना एक्सपीरियंस देख लिया, वहाँ पे दोस्तों के साथ टाइम गुजार लिया, अब आ जाते हैं इसको मज़ीद बेहतर करने का, मज़ीद ग्रूम करने का वक्त, तो उसके लिए एकेडमी का होना लाजमी है। तो मुल्तान में आपने इस हवाले से क्या देखा, क्या आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की?
जी बिल्कुल, एकेडमी इट्स अ कंपलसरी पार्ट, सिंगिंग का एक बहुत अहम जुज़ू है ये। इसमें ये है कि आपको एक आपकी टाइम एक पता होता है कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक एकेडमी जाना है, और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आर्ट्स काउंसिल की एकेडमी को। वहाँ पे ये है कि इंसान बेसिकली खुद सीखने वाला हो, उसके अंदर का पैशन हो तो ही वो सीख सकता है। उस्ताद भी बहुत ज़रूरी हैं जो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, जो आपकी आवाज़ की जो मेलोडी है उसको वो और ज़्यादा मेलोडी बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी उस्ताद का लाजमी है इस चीज़ के अंदर होना। तो उसमें आप हारमोनियम वगैरह की भी प्रैक्टिस करते रहे या सिर्फ गुनगुनाने तक महदूद हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल, हारमोनियम ही तो आपका जो है गले को तो उसमें क्या सुर ताल ये क्या होते हैं, इसमें ज़रा कुछ बताएं। जी जी बिल्कुल, हारमोनियम है इसके ये बेसिकली सरगम्स इसके अंदर आप वैसे तो 7 हैं सरगम, सारे गामा पाधा नीसा। उसमें कितनी लहरें होती हैं सरगम? उसकी लहरें जो है वो तो अनकाउंटेबल है, उनको तो भी आपकी कमांड कितनी भी आ चुकी है अब तक? अभी वो तो एक्चुअली जो नुसरत फतेह अली खान साहब हैं वो भी इस चीज को नहीं गिन पाए। हाँ। क्योंकि ये क्रिएशंस है, ये खुद ब खुद ही टाइम टू टाइम ना ये आपकी इम्प्रूव होती रहती है। हाँ जी, इम्प्रूव होती रहती हैं, और ये खुद ब खुद ही आए दिन कभी कोई न्यू बन जाती है, कभी उसके स्टेप्स कितने हैं सरगम के? अगर हम स्टेप्स की बात कर लें, लहरों की बात की, स्टेप्स की बात कर लें। वैसे तो एक सरगम वैसे स्टार्ट होती है सारे गा म प ध नि सा सा नि ध व म ग रे सा, सारे गा रे गा म ग म प ध नि सा नि ध प ध प म ग म ग रे सा। सरगम्स हैं, इसकी फिर करोड़ों अरबों आप इसमें वेरिएशंस दें, आप जितनी इसके अंदर वेरिएशंस देंगे ये एक अपना नया शक्ल दिखाएगी। तो इसको काउंट करना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए हारमोनियम के ऊपर। काउंट करना मुश्किल है, और आपने सुना भी सही किस तरह से उन्होंने बताया। सुबह जिस तरह हमने बात की थी ब्रेक से जाने से पहले, जो हम बात कर रहे थे कि फीमेल्स किस तरह से ख्याल कर सकते हैं। मुल्तान का टेम्परेचर हमने पहले बात की थी कि बहुत ज़्यादा होता है, स्किन पे इफेक्ट भी करता है। इस टेम्परेचर में, इस गर्मी में जो मेकअप है वो कितना करना चाहिए? क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं या फीमेल्स हैं वो बाहर जाती हैं तो वो कहती हैं उनका पहला ज़्यादा टेंशन होता है कि यार मेरा मेकअप ना होता जाए। तो ये कितना मेकअप करना चाहिए कि वो आप अपने आप को इस गर्मी में भी लेके चल सकते हैं? देखिए वही बात आ गई कि मेकअप कम यूज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मेकअप आपका ब्रांडेड होना चाहिए, अच्छा मेकअप यूज़ करें, कम चीज़ें यूज़ करें। हमारे यहाँ पर ये कि हम फाउंडेशन पे फाउंडेशन एप्लीकेट करते हैं ताकि हमारी बेस फिक्स रहेगी। अब देखें जब आप लेयर पर देते जाते हैं तो वो एक लेयर बन जाती है काफ़ी सारी। जब 3-4 लेयर्स बन जाएंगी तो वो जाहिर बात है आप टिश्यू पेपर से साफ करेंगे तो वो सब आपका टिश्यू पेपर पे आ जाएगा। तो कोशिश ये करें कि कम से कम फाउंडेशन यूज़ करें, बिल्कुल लाइट सी फाउंडेशन यूज़ करें जिससे आपकी स्किन नीट लगे, जिसके आपके अंडर आइज के मतलब कंसील लाइट सा आप कर सकते हैं अपने फेस पर, लाइट सा प्राइमर यूज कर सकते हैं और लाइट सी फाउंडेशन यूज करें, नॉट टू मच। और आजकल बहुत अच्छी अच्छी फाउंडेशन आई हैं, जैसे मुसरत मिसबा की है, क्रेलॉन की स्टिक्स फाउंडेशन हैं पड़ी, और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, आप उनको लेकर चलें तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मेकअप लेस से लेस यूज करें। मेकअप हाथों का ख्याल किस तरह करना है? देखिए हाथों का ख्याल ये हो सकता है, सबसे पहले तो ये है कि आप कोशिश करें कि अपने हाथों पाँव पर आप उसकी केयर करें। आप उसका मंथ में सैलून जाके आप उसका ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो सैलून जाती हैं। नेचुरल तरीके से क्या? देखिए नेचुरल तरीके से ये है कि आप अपनी स्किन की केयर इस तरह कर सकते हैं कि आप उसमें बेसन ले लें, आप 2 चम्मच अगर बेसन ले लें, उसमें गुलाब का अर्क डाल लें और उसके अंदर आप थोड़ा सा लेमन मतलब उसको स्क्वीज करके आप वो डाल दें, तो उसका आप अच्छे से थिक सा पेस्ट बनाकर आप हाथों पर लगा लें उसको, तो वो उससे भी आपकी स्किन की जो डेड लेयर है, जो नकल्स डार्क हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। और इवन जैसे आप घर में बैठे होते हैं, फ्री बैठे होते हैं, लड़कियों ने खवातीन ने कुकिंग कर ली है, वो अपने बच्चों के फ्री हो गई हैं, अपने घर के कामों से फ्री हो गई हैं, तो वो टब में गर्म पानी लेके अपने हाथ पाँव को भी डिप कर सकती हैं, उसमें थोड़ा सा रोज वाटर, थोड़ा सा शैम्पू डाल के उसको लाइट सा किसी स्क्रबर से रब करें, उससे भी आपकी स्किन बहुत नीट हो जाती है। और वैसलीन सबसे बेस्ट है। हम लोग ये समझते हैं कि हम ब्रांडेड क्रीम्स लगाएंगे तो हमारे हाथ पाँव अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप कम चीज़ों में भी अच्छे खूबसूरत बन सकते हैं। इवन के घरेलू चीज़ें ऐसी होती है हमें पता ही नहीं होता उसके कितने अच्छे यूजेस हैं और बहुत अच्छे उसके फेस के हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग सारी रात जागते रहते हैं, उसके बाद उनके हल्के शुरू हो जाते हैं, तो उसका क्या हल है? उसका क्या हल हो सकता है? देखिए वही बात आ कि यही सेम पहले भी यही बात की थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट का ख्याल रखें। यहाँ के लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते, अपना बिल्कुल भी केयर नहीं करते। अपनी केयर करें। देखिए जब तक हमारी स्किन अच्छी नहीं है, हमारा अंदर से स्टमक अच्छा नहीं है, हमारे अंदर से बॉडी अच्छी नहीं है, तो हम बाहर से नहीं खूबसूरत लग सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है अपनी अंदर की केयर करें। उसके सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? उसका सेकंड स्टेप ये होता है नींद अपनी पूरी करें। नींद पूरी करें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। आप कोशिश करें कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और रात को आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आपके कंबर ले लें, खीरा ले लें, उसको अपने आइस पर रख लें। जैसे आप थके हुए हैं, बहुत ज्यादा थकावट है आपको, आप उसके 2 से 3 स्लाइसिस काट के कट करके आप उसको आइस पे रखें, तो उससे भी ये है कि आपकी रेडनेस, ब्लैकनेस वो जितनी भी बहुत ज्यादा वो खत्म हो जाती है। जो फेस की बात करें तो मुख्तलिफ लोग हेयर स्टाइल बनाते हैं,
तो किस फेस पर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है? देखिए हेयर स्टाइल भी वही बात आ गई कि अपने फेस के अकॉर्डिंग। अब देखिए बाज़ वक़्त लड़कियों के फेस गोल हैं, किसी के ब्रॉड फेस हैं, लॉन्ग फेस हैं। अब देखिए ये है कि अपने फेस के हिसाब से आप आपको स्टाइल रखें। अब ये नहीं बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमारा फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको मजीद अपने आप को मतलब टाइट, बालों को बिल्कुल टाइटली क्लिप कर देते हैं, तो हमारा फेस इनहेंस हो रहा होता है, बाहर निकल के आ रहा होता है। तो आप जब किसी स्टाइल को बिल्कुल नॉर्मल सा, नेचुरल सा मतलब ट्विस्ट करके आप लगाएंगे तो आपकी स्किन नेचुरल लगेगी, आपका फेस नेचुरल लगेगा, और अपने फेस के अकॉर्डिंग ही आप कट करवाएं, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। फेस के अकॉर्डिंग कट कराएं। शहाब, जिस तरह आप आज़ादी का महीना चल रहा है, तो आज़ादी के महीने में यकीनन जो मिली तरान वो भी हम सुनते हैं, तो हमारे नाज़रीन को क्या सुनाना चाहेंगे? कोई मिली नगमा सुनाए अगर। बिल्कुल मिली नगमा, और ये मैं डेडिकेट भी अपने पाकिस्तान को करना चाहूँगा। इजाज़त। ए वतन प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श गया। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हिस्सा। मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर जान हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन, है मेरे प्यारे वतन। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। ए वतन प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श गया। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हिस्सा। मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर जान हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन, है मेरे प्यारे वतन। ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन। आई लव पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत आवाज़ में सुनाया। यकीनन ये जो कौमी तराने होते हैं, उसके अलावा जो मिली नगमे होते हैं, उससे जो हुब्बुल वतनी है वो नज़र आती है चेहरों पर और इस तरह की चीज़ों से। एंड में इस्बान क्या पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट में मुख्तसरन बता दें हमारे मेल फीमेल्स को कि वो अपना ख्याल किस तरह करें। डाइट का भी आपने बता दिया, स्किन का भी बता दिया, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी स्किन की केयर करें, अपना डाइट अच्छी रखें और अपने अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर प्रॉब्लम्स के लिए, अपने मतलब डाइट के लिए वो आपको डाइट प्लान अच्छा सा मतलब बता सकते हैं कि, और अपनी स्किन के बारे में आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ। कुछ ख़वातीन ऐसे हैं जो सैलॉन्स नहीं आ सकती, काइंडली अपने घर में अपनी केयर करें ताकि आप खूबसूरत दिख सकें। शाह, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बस यही है म्यूज़िक के हवाले से, और कि अपने आप को अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसको ग्राउंड करें, बाहर आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं और एकेडमीज में सरों के पास आएँ, उनसे एकेडमीज में आए। नाज़रीन, आपने जिस तरह जाना कि हम किस तरह से अपना ख्याल कर सकते हैं, उसके अलावा म्यूज़िक इंडस्ट्री के हवाले से भी आपने जाना कि साउथ पंजाब में म्यूज़िक को किस तरह से हम मज़ीद जो है वो ला सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं, और जो हमारे चेहरों पर खुशियाँ मुस्कुराहटें हैं वो बेहतर आ सकती हैं। हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के आने के बाद हमारे साथ नए मेहमान मौजूद होंगे, हम उनका तारुफ कराएंगे। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे, स्किन के हवाले से बात की, म्यूज़िक के हवाले से बात की, हमने बताया था कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे और हम
उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक मुजाहिद, HOD हैं जो DG खान मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के, और हम उनसे जानेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से, उसके साथ साथ हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से, और जो दीगर मौज़ूआत हैं, वेट ज़्यादा हो जाए तो कम किस तरह से कराया जा सकता है सर्जरी के थ्रू, हम उनसे जानेंगे। और डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू, आप लोगों ने इनवाइट किया यहाँ पे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम आपसे इन मौज़ूआत पर तफसीली बात करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं और वो शख्सियत मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं यकीन इस अंदाज में करूँगा कि जब भी मुल्तान में आजकल पौधे लगाने की बात होती है, प्लांट्स लगाने की बात होती है, सरसब्ज मुल्तान बनाने की बात आती है, तो वो फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं और वो उसको लीड करते हुए आजकल नजर आ रहे हैं। और आए रोज़ मुल्तान में प्लांटेशन की कैंपेन्स जारी हैं और उन कैंपेन्स की सरबराही कर रहे हैं, और अक्सर कैंपेन्स वो खुद ही करा रहे होते हैं और साथ ज़िला इंतज़ामिया को भी लेके जाते हैं। और सरसब्ज मुल्तान जो बनाने का ख्वाब है, उसके साथ साथ सरसब्ज पाकिस्तान बनाने का ज़्यादा ख्वाब है, उसको पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ। जंजुआ साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। मैं वैसे आपको ब्रेक से पहले ही बताया था कि मैं सोच रहा था कि आपसे बात होगी और आप आज हमारे पास इनवाइट भी थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम जो प्लांटेशन हो रही है उस पर बात करें, जिस अंदाज में मुल्तान में लेके जा रहे हैं। हम देखते थे कि महकमा जंगलात शुरू करता था लेकिन नज़र कुछ नहीं आता था, लेकिन अब प्लांटेशन हो रही है और मुल्तान में नज़र भी आ रही है। कैसा सारा कुछ देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया न्याय साहब। मैं समझता हूँ कि लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, पौधे की अहमियत, इफादियत नहीं समझ आएगी, जैसे ही आपके स्कूलों में और कॉलेजों में जैसे क्लासों में पढ़ाया भी जाता है और इस पे फोकस जैसे अब माशाल्लाह उन्होंने कुरान मजीद का लाजमी कर दिया है कि उसको पढ़ाना है। मैं समझता हूँ कि पौधे की इफादियत जब बच्चे को समझा देंगे और जब उनके इस उम्र के बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो उनकी आखिरी उम्र तक उनको याद रहता है। हमें इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इसको समझाना चाहिए, इसके फायदे क्या क्या। और फायदे नजर भी आ रहे हैं। जो मुल्तान पहले ज्यादा ग्रीन नजर नहीं आता था, अब आना शुरू हो गया है, तो ये चंद 2-3 साल की मेहनत अब वो रंग लाना शुरू हो गई है। जैसे मैं हैरान होता हूँ कि आप दोपहर को, जो सख्त दोपहर का टाइम होता था, कहीं थोड़ा सा खड़े होने का, सुस्ताने का भी थोड़ा सा वक्त नहीं मिलता। बाज़ वक्त गाड़ी पंचर हो जाती है, मोटरसाइकिल पंचर हो जाता है, एक बंदा होता है उतर के साइड पे, कहीं दरख्त दूर दूर तक नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें ज़िलाई इंतज़ामिया की भरपूर मदद रही है और कुछ अपना विजन भी था। कुछ मेरे ख्याल में हमारे वज़ीर आज़म को जो इसकी अहमियत का पता था कि UNO में खड़े होकर जो 3 बातों पे उसने अहमियत दी, फोकस किया, जिसमें इस्लाम फोबिया पे, कश्मीर पे और चौथी इन्वायरमेंट पे बात की, तो इसका मतलब बहुत अहम था। और मुल्तान में का टेम्परेचर वैसे भी ज्यादा होता है और अगर जो हम जितने प्लांट्स लगा रहे हैं अगर उसमें कुछ बेहतरी नजर आती है तो यकीन उसका क्रेडिट आप लोगों को जाएगा। नहीं, सिर्फ 2 का फर्क पड़ा है, 2 टेम्परेचर का फर्क पड़ा है इस साल। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये पूरे तरीके से हरे भरे हो गए और 2 साल में इन जो आज दरख्त लगाए हैं हमने, इनके देखें 2 साल जो साल पहले आते ही हमने लगाए थे, आज लोग उसके साए में बैठते हैं। हम ग्रीन बेल्ट्स पे भी बात करेंगे, कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं और कितनी बेहतरी की जरूरत है। डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, हम आएंगे आपके पास। कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, फ़र्क क्या है पहले नाज़रीन को बता दें, उसके बाद हम जाएंगे हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ और दीगर मौज़ूआत की तरफ। एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी एक ब्रॉड टर्म है। इसका प्लास्टिक सर्जरी का जो एक्चुअल मीनिंग है, उसका मतलब है कि हमने किसी चीज़ को मोल्ड करना है या किसी चीज़ को रीशेप करना है, ये बेसिक इसका मीनिंग है। अब प्लास्टिक सर्जरी के अंदर बेसिकली 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। उसके अंदर एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, एक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, जिस तरह से किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई बॉडी पार्ट कट गया है, स्किन उतर गई है, या किसी को कोई पैदाइशी मसला है होंठ का, तालों का, इस तरह की जो सर्जरी हम करते हैं उसको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। तीसरी चीज़ जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, वो बर्न है। तो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी के अंदर 3 ये मेन कंपोनेंट्स हैं ओवरऑल, जब इसको हम ब्रॉड कैटेगरीज में वो करते हैं, तो ये एक बेसिकली इसका इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। तो अगर हम रिकन्स्ट्रक्टिव उसकी तरफ आएँ, सर्जरी की तरफ, वहाँ पे आएँ, अगर हम इसके साथ साथ जो हेयर ट्रांसप्लांट है, दीगर चीज़ें, तो ये किस तरह से शुरू होती हैं? आप जब आपके पास लोग आते हैं तो किस तरह डिसाइड करते हैं कि इसको ये ज़रूरत है, कब इसका ऑपरेशन होना है, तो उसके वाले से क्या वर्किंग होती है? एक्चुअली जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, इसके अंदर ओवरऑल जब हम देखते हैं तो किस पेशेंट को कोई बीमारी नहीं होती है सच, बट वो अपनी बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव कराने के लिए, उसकी शेप को बेहतर करने के लिए हमारे पास आते हैं।
लाइक किसी का नोज उसको लगता है कि मेरा नोज टेढ़ा है। हाँ जी, अक्सर मैं एक फैमिली में हमारी 2 कज़न थे, तो उनका ये इशू था, तो वो काफ़ी परेशान रहे। खैर उसके बाद उन्होंने सर्जरी कराई। तो ये जो होता है कि नोज टेढ़ा होना, इसका नुकसान क्या होता है? फेस अच्छा नहीं लगता, क्या होता है? एक्चुअली फेस के ऊपर एक प्रोमिनेंट चीज़ नोज होती है। जब भी कोई किसी को देखता है तो सबसे पहले प्रोमिनेंट चीज़ को देख रहा होता है, तो वो नोज उनका एक कंसर्न पार्ट होता है। तो इसलिए जब उनके नोज का कोई प्रॉब्लम आता है, उनको देखने में टेढ़ा लग रहा होता है, तो वो खुद जो है ना थोड़ा सा उनका जिसको कहें कि बॉडी इमेज डिक्रीज हो जाता है। तो वो अपने बॉडी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपने फेस की लुक को इम्प्रूव करने के लिए वो चाहते हैं कि हम अपने नोज की शेप को बेहतर करें। क्योंकि साइड इफेक्ट तो नहीं होता? एक्चुअली कोई भी प्रोसीजर जब हम करते हैं तो उसके बेसिक साइड इफेक्ट समझें या प्रोसीजर का पार्ट समझें, वो ज़रूर होते हैं, बट वो टाइम के साथ साथ सेटल हो जाते हैं। बट इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो कि आपने जब भी कोई सर्जरी करानी है या कोई भी प्रोसीजर कराना है तो आप किसी ट्रेंड प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाएं, जिसके पास जो है ना इसकी डिग्री हो, लाइक FCPS हो या MS प्लास्टिक सर्जरी हो या इस तरह के कोई भी जो है ना जो इक्विवेलेंट डिग्री होती है, FRCS बाहर से लोग करके आते हैं। तो मतलब ये है कि ट्रेंड पर्सन के पास जाना चाहिए। तो इसमें एज क्या फैक्टर करती है, किस एज में कराना चाहिए? इसमें ये है कि एज का जो फैक्टर होता है 17-18 ईयर एज तक हमारी स्केलेटल मैच्योरिटी यानी कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैच्योर हो रहे होते हैं। उसके बाद जो है ना वो स्केलेटल मैच्योरिटी अचीव हो जाती है। तो हम पेशेंट को प्रेफर यही करते हैं कि आप 17-18 ईयर एज के बाद अपनी सर्जरी कराएं अगर आपने इसमें कराना है तो ये मतलब तो 17-18 ईयर्स के बाद जो इस तरह से सर्जरीज हैं वो कराई जा सकती हैं। तो उसमें किसी बीमारी का, अगर वो शुगर का पेशेंट हो या दीगर पेशेंट हो, तो उसमें भी देखा जाता है? एक्चुअली जो कॉस्मेटिक सर्जरी है ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती। तो इसके लिए जो भी साइड फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कोमार्बिडिटीज़ कहते हैं, लाइक शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है या कोई हार्ट का मसला है, अगर कोई इस तरह का मसला साथ चल रहा है तो हम पेशेंट को ये कहते हैं आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है आप उससे अपनी कंसल्टेशन लें, उससे अपनी फिटनेस लें। शुगर आपकी कंट्रोल रहनी चाहिए, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहना चाहिए, और अगर हार्ट का कोई मसला है तो उसकी जो मेडिकेशन चल रही हैं, आया वो आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो हमें ये चीज़ अलाउ करता है कि हम कुछ दिन के लिए अगर आपकी मेडिसिन स्टॉप कर दें तो कोई आपको इशू नहीं होगा। यानी कि पहले हमें उनसे फिटनेस लेनी पड़ती है, फिर हम सर्जरी के लिए प्रोसीड करते हैं। डीजी खान में कैसा रुझान देखें? साउथ पंजाब की बात कर लें तो यहाँ इस तरह के केसेस आ रहे हैं, किस तरह से ट्रीट हो रहे हैं, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस है नहीं है? एक्चुअली मैं इससे पहले लाहौर था, मेरी सारी एजुकेशन लाहौर से है। मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, फिर जिना हॉस्पिटल से मैंने हाउस जॉब की, और जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर जो लाहौर का सबसे बड़ा, पंजाब का इवन सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ से मैंने स्पेशलाइजेशन की है। और प्रोफेसर मौज़म नज़ीर तारड़ साहब जिनका एक बहुत बड़ा नाम है कॉस्मेटिक सर्जरी में, उनके साथ मैंने 1-to-1 2 साल फिर काम किया है। तो लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस चीज़ का। डीजी खान और मुल्तान के लेवल पे अभी इतना ट्रेंड नहीं है लोगों को, बट उसमें मेन चीज़ ये है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि जो है ना अगर आपने कोई इस तरह का प्रोसीजर कराना है, कोई सर्जरी करानी है, तो आप किसी प्रॉपर पर्सन के पास जाएं। प्रॉपर पर्सन के पास, इस पर हम तफसीली आएंगे। जंजूर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से, मुल्तान में आपने कई ग्रीन बेल्ट्स को बनाया, वहाँ पर जो हमें बेहतरीन वहाँ पर प्लांट्स नजर आते हैं। कितनी बेड्स बन चुके हैं? अगर हम मुल्तान के शहर की बात करें, मैप की बात करें, तो हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि ये एरिया हरा भरा है और यहाँ पे काम होने की जरूरत है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ग्रीन बेल्ट मेट्रो के नीचे तमाम की तमाम ग्रीन है। ठीक है। फिर आप कचहरी चौक से लेके हाई कोर्ट तक आ जाएं, इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ग्रीन किया हुआ है। मजीद हम इसमें बेहतरी करने की कोशिश, सऊ चौक से लेके नार्दर्न बाईपास 9 किलोमीटर का एरिया, इसको भी हमने प्लांटेशन आज भी हो रही है। वहाँ हमने बड़े दरख्त लगाए थे, CM साहब ने उसका खुद इफ्तिताह किया था, उसको पिल्कन एवेन्यू का नाम दिया था। 1000 बड़ी साइज का दरख्त लगाया था। अब उसके नीचे सारे जो है उसमें अपना मुख्तलिफ पौधे लगा के उसको नीचे ग्रीन कर रहे हैं, कवर ग्रीन कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे फिर आप देखेंगे अब हमने बहावलपुर बाईपास से लेके ये जो BCG चौक है यहाँ इस पे शजरकारी की, फिर आप आ जाएं विहाड़ी चौक से लेके बहावलपुर बाईपास तक, उसमें शजरकारी की। अब उसमें हम लगे हुए हैं जैसे जैसे हमारे पास वसाइल कम है। मैं समझता हूँ जिस तरह ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब खान साहब देख रहे हैं और उसका पूरी वजारत भी है, उस पर जोर भी दे रहे हैं, उस हिसाब से जैसे 1% हमें मिलता है इसका, जितने तरक्याती काम के हैं उसका 1% मिलता है, कहते हैं यही है। तो उसमें से अभी हमने पिछली दफा बड़े कम पौधे खरीद किए थे,
लेकिन उसमें से कुछ मिल्वॉकी पार्क बना रहे हैं हम, ठीक है। कुछ डेवलपमेंट के काम हमने तो नहीं किए। मिल्वॉकी पार्क जंगल के कंसेप्ट दिया गया है जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब जी। से, और मुल्तान में भी जगह सेलेक्ट की गई है और कुछ रोज पहले उसका इफ्तिताह भी किया गया, वहाँ प्लांट्स लगाए भी गए, उससे क्या इफेक्ट होगा? उसका देखिए ये जापान से शुरू हुआ था। ये जापान में क्योंकि आबादी जहां ज्यादा बढ़ गई है, जहां आपकी ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां उन्होंने मिल्वॉकी जंगल की शुरू की थी, क्योंकि जगह छोटी थी, उसमें थिक फॉरेस्टेशन करके, थिक प्लांटेशन करके हम उसको करना चाहते हैं। लोग जापान में उन्होंने किया। तो उसके बाद लाहौर में सबसे ज्यादा आपको पता है आबादी है, वहां तकरीबन 54-55 उन्होंने पार्कों में थिक फॉरेस्टेशन की। हमने अभी 5 जगह सिलेक्ट की है। अभी मेरे हिसाब से मैं तकरीबन 20-25 पार्कों में, या जहां भी हमें एक कनाल का भी प्लॉट मिलेगा, वहां हम थिक फॉरेस्टेशन करके मिल्वॉकी पार्क जिसको कह लें वो करेंगे। तो शाह शमस पार्क में हमारे पास जगह बैक साइड में काफी ज्यादा हमने बड़ी खूबसूरत उसको सेट कर लिया। आप कभी विजिट करें। कल बल्कि वो अपना आमिर खटक साहब आए थे, उन्होंने फंड रिलीज किया था जब डिप्टी कमिश्नर थे, तो बड़ा देख के खुश हुए। सारा डेवलप हो रहा है, 1 महीने 1.5 महीने तक फाइनल हो जाएगा। उसमें अब जगह वो नहीं रही जिस तरह आप समझ रहे हैं, पहले जगह थी। ना अब बड़ी माशाल्लाह उसमें वॉकिंग ट्रैक बन गया टोटल, उसमें पीछे गजीबो बन गई है, उसमें टफ टाइल लग गई है, वो पूरी झील भी चालू कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह झील का है, झील की चालू कर रहे हैं। झील अगर वहां पे उसका आगाज हो जाता है तो यकीन मुल्तान के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। जी, बड़ी सारी चीजें आपको पता है सियासी सरकारी मामलात में काफी सारी चीजें आपके हडल्स आती हैं। हमारा तो दिल करता है हम सुबह उठें, शाम को वो काम तैयार हो जाए। तो उसकी कई चीजें होती, इजाजत लेने वाले, इश्तिहार देना, ऐसे हम किसी को दे नहीं सकते कि आए न्याय साहब इसको संभालें, झील को चलाएं, बाकायदा उसका टेंडर होगा, इश्तिहार होगा। जनाब पार्क इशू चल रहा है तो काफी ज्यादा प्रोसेस से गुजरना हुआ, उसके बाद आज हमने उसको लिया है। अब हमारे 25 माली 30 माली वहां रात दिन लगे हुए, हम डेवलप कर रहे हैं उसको। और मैं आपको बताता चलूं, 15 तारीख को खुद वजीर खारजा साहब उसका प्लांटेशन का इफ्तिताह भी करेंगे, और हम पूरे जितनी भी पार्लियामेंटेरियंस हैं और जितनी भी हमारी आवाम है वहां उस इलाके की, चारों में सबको बुला रहे हैं, और तकरीबन एक टाइम में को 2-2.5 हजार पौधे दरख्त वहां लगा के उसको खड़ा करेंगे। तो ये काफी ज्यादा बेहतर होगा। और इस हवाले से जो वर्किंग जारी है सबके सामने, डॉक्टर साहब जिस तरह हमने बात की थी कि जिस तरह नोज के हवाले से सर्जरी है, हेयर के हवाले से अगर हम बात करें तो हम अक्सर लोग देखते हैं, और कई ज्यादा ये अब पता नहीं क्या इशू है कि हम लोग अपने बालों का ख्याल नहीं करते, या ये कोई बीमारी है कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं वक्त से पहले। तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से किस तरह से रिक्वायरमेंट होती है, क्या तरीकाकार होता है, कौन सा पेशेंट आ सकता है, और किस तरह से लोगों को इनकरेज कर सकते हैं इस तरफ? एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसकी काज को समझना ज़रूरी है। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जेनेटिक इशू, फैमिली के अंदर जो है ना हेयर लॉस का प्रॉब्लम चल रहा होता है। उसके बाद बालों के अंदर फंगल इन्फेक्शन जिसको हम डेंड्रफ कहते हैं उसका इशू चल रहा होता है। फिर उसके बाद स्लीप इशू आते हैं, स्ट्रेस इशू आते हैं, डाइट इशू आते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट लोग केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं स्टाइलिंग के लिए, हेयर स्टाइल बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ें, तो वो बेसिकली हेयर फॉल का प्रॉब्लम बनते हैं। फिर उसके बाद पानी का इशू है, एनवायरनमेंट का इशू है, तो ये चीज़ें देखनी बड़ी सारे फैक्टर्स में शामिल होते हैं। जी, सारे फैक्टर शामिल होते हैं। बिल्कुल, किसी के अंदर कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, किसी के अंदर कौन सा फैक्टर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, ये हमें पहले असेसमेंट करने की जरूरत होती है। एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात यह है कि हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो उसके बेसिकली 2 मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं FUE मेथड, फोलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, दूसरे को हम कहते हैं स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप में यानी कि पीछे से हम एक स्ट्रिप लेते हैं, उसको 1 by 1 एक हेयर में कन्वर्ट करके फिर हम जहाँ पे लगाने होते हैं वहाँ पे हम लगाते हैं। बट ये पुराना मेथड है। आजकल हम जो है ना FUE या जो फोलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड है उसकी तरफ हम चले गए हैं, और उसके अंदर भी डिफरेंट अब हम वेरिएशंस ला रहे हैं। पहले हम लोग सारा हेड शेव कर देते थे, अब हम विदाउट शेव लेके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से वेरिएशन डिफरेंट आ रही हैं। बट अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आजकल जो है वो टेक्नीशियंस, क्वैक्स, मतलब सिंपल लोग जिनके पास इस चीज़ की डिग्री नहीं है वो भी ये काम कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक हमारे एक्टर थे साजिद हसन साहब, उनका इस तरह से इशू हुआ था, उसके बाद पूरा उनको इन्फेक्शन डेवलप हो गया और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। उसके बाद रिसेंटली पेशावर में एक वाक़या हुआ है कि वहाँ पे भी एक नॉन ट्रेंड पर्सन ने एक डॉक्टर साहब का जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट किया। आई डोंट नो कैसे उन्होंने काउंसल किया था, तो उसके बाद उनका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, बट हम लोगों ने वो चीज़ कोई इतनी हाईलाइट नहीं की। इन्फेक्शन इसमें जो इन्फेक्शन है वो अगर वो सही बंदा नहीं होगा उसकी वजह से होता है, या इन्फेक्शन की मोस्ट रीजन क्या है? एक्चुअली देखें वो कहते हैं कि आईज डजंट नो व्हाट द माइंड डजंट सी। ठीक है,
मसला ये है कि अगर किसी को पता नहीं है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन का पता नहीं है, इक्विपमेंट को प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं करता, जब वो स्टेरिलाइजेशन का ख्याल नहीं रखेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ इन्फेक्ट होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोगों ने जब भी किसी तरह का इस तरह का कोई प्रोसीजर करना हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इनको कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं है, कोई डिजीज़ तो होती नहीं है, ये बेसिकली अपनी शेप को इम्प्रूव करने के लिए आ रहे होते हैं। तो जब अपनी शेप को इम्प्रूव करने के लिए आ रहे होते हैं तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोगों ने जब भी कराना है कोई भी प्रोसीजर कॉस्मेटिक के हवाले से, तो आप ट्रेंड पर्सन के पास जाएं, ना कि नॉन ट्रेंड पर्सन के पास कि जी वो पैसे थोड़े से कम ले रहा है, इस चक्कर में आप चले जाते हैं, बट उसके बाद जो आपको कॉम्प्लिकेशन में इतने ज़्यादा खर्चा या इतनी ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ती है, उससे बेहतर है कि आप पहले किसी ट्रेंड पर्सन के पास चले जाएं। तो ये मतलब मेरी एक तो इसमें अगर हेयर ट्रांसप्लांट लगाने के बाद कितने महीने ख्याल करना पड़ता है, क्या क्या ख्याल होता है? एक्चुअली इसका एक पूरा केयर का कोर्स है, लाइक डे 1 से लेके ऑनवर्ड। अब जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, फ्रंट पे हमने लगाए होते हैं बाल और पीछे डोनर एरिया होता है। डोनर एरिया की हम 24 घंटे के लिए ड्रेसिंग कर देते हैं, उसके बाद हम उसको रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि जो फ्रंट का एरिया है उसमें हम उनको कहते हैं कि आप शावर स्प्रे से पानी स्प्रे करें या नॉर्मल सलाइन जो होता है वो स्प्रे करें ताकि ये ज़्यादा ड्राई ना रहें। फिर 7 to 9 डेज़ के बाद हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आप बेबी जॉनसन शैम्पू से आप अपने हेयर को आराम से जो है ना वॉश करें, ताकि क्योंकि उसके अंदर जो हमारी रूट्स हमने लगाई होती हैं उनको वहाँ अपनी जगह में पोजीशन लेने में टाइम लगता है, ठीक है। तो हमारा ये होता है कि वो आपकी रूट्स ना गिरें, क्योंकि जो जो रूट गिरती जाएगी वो बाल आपका ज़ाया होता जाएगा। तो उसके बाद इनका एक दफ़ा ना एक शेडिंग पीरियड होता है, वो शेडिंग पीरियड यूजुअली 2 वीक के बाद स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट उसका 1-1.5 मंथ पीरियड रहता है। तो इस दौरान बड़ी केयर करनी होती है कि डस्ट में नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, बाइक वगैरह नहीं चलानी ताकि डायरेक्ट प्रेशर ना पड़े, तो और सोते वक्त में आपने ख्याल करना है, मतलब इस तरह की चीज़ों का ख्याल करना है। जब एक दफ़ा शेडिंग हो जाती है फिर उसके बाद उसको हम कहते हैं कि 1 मंथ रेस्टिंग पीरियड्स, यानी कि वहाँ पे अभी ग्रोथ नहीं स्टार्ट होती, उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट होती है और वो ग्रोथ 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से स्टार्ट होती है और आगे 2-3 मंथ लगते हैं उसको कंप्लीट ग्रोथ होने में। यानी डे 1 से लेके तकरीबन ये ऑनवर्ड 6 to 7 जो हम हेयर ट्रांसप्लांट उनका कितना टाइम वो रहते हैं, मतलब जिससे बाकी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं? एक्चुअली जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो हमारे नेचुरल हेयर्स पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं एज टू ट्रांसप्लांटेड हेयर। तो इसलिए जब हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो उसका जब हार्मोनल इशू उनके ऊपर ज़्यादा नहीं होता तो उनका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म रहता है, अनलेस कि उनके अंदर कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया, जैसे मैंने बताया कि डेंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़, तो वो उनको डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकती है। अदरवाइज ओवरऑल उनका एक सर्वाइवल लॉन्ग टर्म रहता है। सिंधु साहब, जिस तरह हमने देखा कि बालों का ख्याल करने के लिए इतना ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है और सोते वक्त भी, बाइक चलाते वक्त भी, जब हम ट्रांसप्लांट कराते हैं, जब पौधे हम लगाते हैं, जिस तरह हमारा महकमा जंगलात कहता है कि हम हर साल 1 लाख से ज़्यादा पौधे लगा देते हैं, जाते कहाँ हैं नज़र नहीं आते। इस पर हम तफसीली बात करेंगे एक ब्रेक के बाद और हम इसी बात से शुरू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मुल्तान में हर साल जो पौधे लगाए जाते हैं उनका हम ख्याल किस तरह से कर सकते हैं, उसके हवाले से किस तरह की वर्किंग की जा सकती है। एक जाने PHA ने भी प्लांट्स लगाए मुल्तान में, उसके अलावा जो दीगर महकमे जंगलात हैं, उसके अलावा दीगर महकमे वो भी प्लांटेशन कर रहे हैं। तो कितना इफेक्ट हो सकता है, एक पौधे की ग्रोथ का ख्याल करना, उसके हवाले से वर्क करना कितना लाजमी है, उस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन PHA जावेद हुसैन जिंजुआ। जिंजुआ साहब, इस तरह हमने देखा कि आप लोगों ने प्लांटेशन की, एक जाने महकमा जंगलात ऐलान करता है कि 1 लाख 2 लाख हमने पौधे लगा दिए, वो हमें ग्रीन बेल्ट उस तरह नज़र नहीं आती। अगर इतने पौधे लगाए जा रहे हैं तो उसके असरात भी नज़र आने चाहिए। एक जानब हमने मुल्तान में पौधे लगाए तो हमने कहा कि टेम्परेचर का फ़र्क आना शुरू हो गया, अब लोगों ने साइड में बैठना शुरू कर दिया। तो वो जो 1 लाख 2 लाख पौधे लगाए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, क्या वो नज़र लगाए भी जाते हैं, क्या सूरत हाल होती है? सब इसके 2-3 तरीके हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये भी पौधा भी एक जानदार चीज़ है। इसको जिस तरह आप एक पार्क में पौधा लगाते हैं उसका फ़र्क थोड़ा सा और पड़ता है, आप अपने घर में पौधा लगाते हैं उसकी देखभाल किसी और तरीके से करते हैं। जो सड़क पे पौधा है जिस पर डेली डस्ट पड़नी है, मिट्टी पड़नी है, पानी कभी छुट्टी हो जानी या कभी कोताही कर जाता है पानी लगाने वाला, तो उसने मर जाना है, उसने नहीं चलना। जो पौधा आपका बेहतरीन नर्सरी में या आपके घर में या आपके पार्क में चल सकता है
वो ग्रीन बेल्ट पे उतना नहीं चलता। अब आप सोचें कि ग्रीन बेल्ट को हमने जितना ग्रीन रखा हुआ है उस पर कितनी मेहनत हमारी, सुबह शाम हम लगे हुए हैं, गर्मियों में स्पेशल शॉवरिंग करते हैं, पानी देते हैं, फिर पौधे वो लगाते हैं जो मुल्तान के एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा मुताबिकत रखता है। हाईकोर्ट रोड से KFC वाली साइड पे तो यहाँ काफी ज्यादा अच्छा यहाँ हमने देखें, इसमें हमने लगाए हैं अपना अमलतास के लगाए हैं, टर्मिनेरिया लगाया है, पिलकन लगाया है, यहाँ हमने बहुत सारे ऐसे पौधे लगा के फिर हमने नीचे ग्रीन बेल्ट को सीधा किया है। ये तो इंशाल्लाह आपके 2-1 साल बाद ऐसा बन जाएगा जैसा लाहौर में माल रोड पे आप गुजरे आपको धूप नजर ही नहीं आती, ठंडी सड़क इसको लोग कहेंगे इंशाल्लाह। ऐसे कई सड़कें हैं और भी तैयार हैं, जिस तरह आप सिविल अस्पताल से निकलें वो भी एक ठंडी सड़क है, बेहतरीन है, चौक फवारा तक है। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मुल्तान की हर सड़क को हम इस तरह बना दें, लेकिन जब पौधा लगाने जाते हैं एक तो ऊपर देखते हैं तारें जा रही होती हैं क्योंकि पौधा बड़ी स्पीड से ऊपर वहां जो पौधे में ईदगाह के पास लगाए गए हैं तो ऊपर तार हैं। तो हम कल गुजर रहे तो हमने कहा ये अगर पौधे ज्यादा ग्रो भी करते हैं तो तारों की वजह से ये नहीं कर पाएंगे। हम ऊपर से काटेंगे, फिर यही करेंगे, ऊपर से इसको काटेंगे, नीचे चले। वैसे मेरी जाती राय जो है वो मेरी कोशिश होती जहां तारे हैं हम वहां ज्यादा ग्रो करने वाला पौधा ना लगाएं, वो पौधा लगाएं जब 10-15 साल बाद वहां तक पहुंचे, उस वक्त तक तो लोग साए में बैठेंगे, फिर ऊपर से हम काट देंगे, नीचे ग्रो करेंगे। रोड पे कुछ प्लांट्स लगे हुए थे उनको काटा गया था, उसकी रीजन क्या? दोनों कार्पस था जिसपे ना परिंदा बैठता है ना कोई चीज बैठती, वहां मोलसरी के दरख्त हमने लगाए हैं। जो मोलसरी एक बेहतरीन छोटा सा बेरी से लगता है, परिंदे खाते हैं, और उसको हमने काटा, इसलिए उसको काटा बिल्कुल नहीं है, उसको हमने डिजाइन कर दिया है, बिल्कुल नहीं किया, बल्कि एक रोड का माहौल बड़ा खूबसूरत हो गया। जब मोलसरी निकलेगा, बड़ा होगा, तो आपको उसका रंग रूप ही कुछ और नजर आएगा। वो बड़ा खूबसूरत पौधा होता है मोलसरी का। माल रोड हमने बोसन रोड पे कुछ लगाए हुए, बड़े खूबसूरत लगते हैं। अभी हमने देखा कि वहाँ पे वर्टिकल गार्डनिंग के हवाले से प्रैक्टिस की गई, और मुल्तान में भी कहा गया कि हम यहाँ पे जब ट्रैक्टर इंजीनियरिंग थे वो भी लाहौर में ट्रेनिंग के लिए गए थे, आई थिंक मुझे नाम उनका मुकम्मल याद नहीं आ रहा, तो लेकिन अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया। जिस तरह हमारे पास जगह मौजूद है, जिस तरह मेट्रो के पिलर्स मौजूद हैं, यहाँ पर इस वजह से कोई वर्किंग हो सकती है? यहाँ हमने लगाई, कुछ बेलें लगाई हैं। मैं वही बात करता हूँ कि बेलें बोगन बिले लगी हुई हैं सारी, उसको चल भी रही हैं। अब उसको बकायदा उस पर मेहनत भी हम कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे जिस तरह आपके घरों में, कोठियों में ग्रो करते हैं। हमने सब पिलरों के साथ, आप अगर बोसन रोड पे चढ़ेंगे तो आपको टोटल बोगन बिल्ला नजर आएगा, उसको हमने सेट किया है। बाकी कोनों जो लगा हुआ हमने उसको काट के उसके पिलरों के साथ गोल कर दिया, पिलर नजर ना आए। जो आप दौलत गेट से हाफिज जमाल तक जाएंगे उसको हमने काट के इस तरह सेटिंग की है। अभी हमने जो जिस तरह मैंगो सिटी मुल्तान का है, अभी हमने 10,000 गुठली लेके दी है अपनी नर्सरी में, 10,000 आम के दरख्त तैयार कर रहे हैं। जैसे दरख्त हमारे तैयार होते हैं हम पार्कों में लगाएंगे, अपने पार्कों में। हम नर्सरी पे आएंगे, इस पे फोकस करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की थी हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से बात की, फेस लिफ्ट की बात करें तो किस तरह से ये पहले होता क्यों है, इसमें हम केयर किस तरह रख सकते हैं? हम इस तरफ पहले जाए ही ना डॉक्टर के पास कि हम घर बैठ के क्या ख्याल कर सकते हैं, और सेकंड अगर हो जाए तो फिर हमें किस तरह से जाना है आपके पास? ये भी आप डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, उनकी रोजी खराब करना चाहते हैं आप हम घर में बैठ के ठीक कर लें उसको? एक्चुअली बात ये है कि जैसे जैसे उम्र आगे ढलती है तो हमारी जो फेस की स्किन है, हमारे जो फेस के कंपार्टमेंट्स हैं, नीचे फैट कंपार्टमेंट्स हैं, वो बेसिकली लूज होते हैं। इनिशियली आप ये देखें कि जब कोई भी बंदा जवान होता है तो उसकी शेप एक ट्रायंगुलर शेप होती है, बट जैसे जैसे ये स्किन लूज हो जाती है तो वो क्वाड्रेंगुलर शेप में चली जाती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट वजह ये है कि जैसे डाइट, मैंने कहा कि लोग डाइट का ख्याल नहीं करते, वेट लॉस करते हैं, सडनली ज़्यादा वेट लूज़ किया जिसकी वजह से ओवरऑल स्किन ढलक जाती है। फिर सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सन एक्सपोजर के डैमेज की वजह से हमारी स्किन को डैमेज होने लग जाता है, तो हमारी स्किन लूज़ हो जाती है। तो इसकी वजह से मतलब ये हमारी ओवरऑल जो स्किन के कंपोनेंट्स हैं, स्किन है हमारी ढलक जाती है। तो जब ये स्किन ढलक जाती है तो फिर हम सोचते हैं कि हमने मतलब अगर हमने फेस लिफ्ट करना है तो हमने किस तरह करना है, इसका क्या प्रोसीजर होता है? क्या ये भी सर्जरी की तरह होता है या इसमें? मैं वही बताने लगा था कि इसके अंदर बेसिकली उसको हम कहते हैं नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी, मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी और इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी। ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी सेवेरिटी का प्रॉब्लम है। अगर तो कोई माइल्ड प्रॉब्लम है तो उसमें हम उनको ये भी कहते हैं कि थ्रेड लिफ्ट्स हैं, बेसिकली थ्रेड्स होते हैं, वो हम पास करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, वो स्किन को पुल अप करते हैं। बट उनका जो इफेक्ट है वो तकरीबन 8 to 12 मंथ के लिए रहता है, उसके बाद उनका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है।
दूसरा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं लाइक फैट इंजेक्ट करते हैं, हम बॉडी के किसी पार्ट से फैट लेके वहाँ जहाँ पे स्किन लूज़ है, थोड़ी फैट कंपार्टमेंट रिड्यूस हो गया तो वहाँ हम फैट इंजेक्ट करते हैं। जब वहाँ पे एक फिलिंग इफेक्ट आता है तो स्किन की एक ओवरऑल टाइटनिंग आती है और फैट के अंदर डिफरेंट स्टेम सेल्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं तो वो आपकी स्किन को बेहतर करते हैं। बट अगर इससे ज़्यादा सिविरिटी का प्रॉब्लम है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, सर्जिकल फेस लिफ्ट उसको हम कहते हैं। वहाँ पे हम यहाँ से कट दे के ऐसे यहाँ पे हम लेके आते हैं, उससे हम ये वाली जो स्किन होती है इसको पुल अप करते हैं और जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको हम रिमूव कर देते हैं। जब वो एक्स्ट्रा स्किन रिमूव हो जाती है, ये पुल अप हो जाती है, तो इसका जो इफेक्ट है वो तकरीबन 8 to 10 ईयर तक रहता है। 8 से 10 साल। आपने पहले बताया कि 8 से 10 महीने रहता है जो पहले वाला वो थ्रेड लिफ्ट। उसके बाद अगर 10 महीने इफेक्ट रहा, उसके बाद ये तो नहीं हो जिस हम जाते हैं जिम में जाते हैं और वहाँ पे जब जिम छोड़ो तो उसके बाद बॉडी की जो शेप है वो अजीब सी हो जाती है, उसका जी साइड इफेक्ट तो नहीं होता? एक्चुअली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारे कुछ सीनियर्स हैं जो मतलब प्रोफेसर लेवल्स पे हैं, वो कहते हैं कि जब से ये थ्रेड लिफ्ट वाला ऑप्शन आया है हमारी फेस लिफ्ट की प्रैक्टिस बढ़ गई है, क्योंकि वो 8-10 महीने के बाद जो है ना वो बिल्कुल स्किन दोबारा वापस उसी तरह से आ जाती है, इवन उससे भी समटाइम्स जो है ना बुरी शेप में आ जाती है। तो पेशेंट जो है वो बड़ा कंसर्न होता है कि मैंने इतने पैसे भी खर्च किए हैं और 10 महीने बाद वहाँ से भी बुरी कंडीशन है, तो इससे बेहतर है मैं सर्जरी क्यों ना करा लूँ जिसका 8-10 साल आगे इफेक्ट रहना है। तो ये चीज़ जो है ना वो हमने अपने सीनियर से भी जो है ना ये चीज़ देखी है। हम खुद भी जब पेशेंट एग्जामिन्स करते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह के प्रोसीजर्स कराए होते हैं उसके बाद जब उनका इफेक्ट खत्म होता है तो वो उनकी स्किन सम टाइम जो है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब आज वैसे कोरोना तो मास्क लगाए घूम रहे तो ये तो अब कम हो गया होगा रुझान। एक्चुअली कॉस्मेटिक कंसर्न हर किसी को रहता है, उसमें कोरोना का इशू नो डाउट है क्योंकि ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर होता है तो लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं इस तरह के मौसम में। बट फिर भी जिनको ज़्यादा कंसर्न होता है वो आते हैं हमारे पास सर्जरीज के लिए तो हम उनका प्रोसीजर करते हैं। लेकिन ये है कि हम हर किसी पेशेंट में जो है फैक्टर क्या होता है एक्चुअली यूजुअली हमने ये देखा है कि 30 ईयर्स प्लस और मोस्टली 40 ईयर्स प्लस में हमने देखा है जब ये स्किन ज़्यादा लूज शुरू हो जाती है तो उसके बाद फिर हमारे पास लोग इस प्रोसीजर्स के लिए आते हैं। इस प्रोसीजर के लिए आते हैं। हम न्यू साहब जिस तरह हमने बात की प्लांटेशन के हवाले से और अगर हम ग्रीन बेल्ट की आपने जिस तरह बताई, मुल्तान में जो रोड था ख्याम सिनेमा वाला रोड, काफ़ी अर्से तक ये बात हमें भी जब कोई न्यूज़ नहीं मिलती थी हम यहाँ जाते थे दिखाते कि यार मुल्तान का ये हाल हो गया, अब उसकी हालत कैसी है? इसमें हमने प्लांटेशन कर ली थी, पानी का हमें प्रॉब्लम था। हमने वहाँ 3 रो दरख्तों की लगाई थी, गोल्ड मोर के लगाए थे, पिलकन के लगाए थे और उसमें सुख चैन के दरख्त लगाए थे 3 लाइन में। अच्छा, अब पीछे हमने ऊपर क्योंकि सारे मुल्तान का कचरा उन्होंने उठा के ऊपर डाला हुआ था, जब ये बिल्डिंगें रिमूव हुई थी नसीम सादिक के दौर में पूरे शहर का कचरा उठा के वहाँ से उन्होंने वो सीमेंटेड सारी उसमें डाला था, उसको नहीं हम उसमें पौधा कोई नहीं चल सकता। अब हमने वहाँ खड्डे डाल के उसमें मिट्टी डाल के बोगन बिल्ले लगाया ताकि बोगन बिल्ले बढ़ेंगे तो उसको कवर कर लेंगे। अच्छा, उसमें वो भी हमने किसी फिलैंथ्रोपिस्ट से कराया, ये जो बड़े दरख्त लगवाए हैं, एक अच्छी फैमिली मुल्तान की हैं, उनको आप भी जानते हैं, उनसे ये ले गए। उस ग्रीन बेल्ट पे भी हमने दरख्त लगा दिए पूरे, वाटर वर्क्स रोड की आप बात करें। अच्छा, उसी हज कम्प्लेक्स की साइड पे आप चढ़ते हैं तो बिल्कुल मज़ार के नीचे इतना ताफुन था, पूरे मुल्तान का गंद उठा के वहाँ डाला गया था। परसों मैं कमिश्नर साहब को लेके गया हूँ, मैं कि इतनी खूबसूरत ये जगह है ताकि लोगों के पास सैर करने की जगह नहीं और इतनी तारीखी जगह के नीचे वहाँ पे वो वेस्ट मैनेजमेंट की वर्कशॉप भी है, सब बिल्कुल साथ है। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं इसको रिमूव करा देता हूँ। वहाँ हमारा प्रोग्राम यही है मेवाकी जंगल का, कि हम उसमें पूरे तरीके से लगा दें और रात को लाइट सीन लगाए ताकि वहाँ अगर घना जंगल बन जाए कहीं और दूसरा नुकसान हमारे लिए खड़ा हो जाए, तो उसको हमने लाइटिंग करके ठीक है। इसमें इसमें लाइट्स के हवाले से काफी अच्छी नर्सरीज के हवाले से हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि आपने आम की गुठलियां दी, मुल्तान पीएचए के पास नर्सरी की हमेशा कमी रही है। लास्ट टाइम में जब हम जाते थे तो एक तो हमारे पास ईदगाह के वही है, तो उसमें जो दीगर हम देख रहे हैं प्राइवेट नर्सरी जगह जगह कायम हो चुके हैं, लेकिन पीएचए इस हवाले से फोकस नहीं करता, फंड्स नहीं है, फोकस नहीं है। क्या वजह है कि हम अपने हिम्मत नहीं है, दिल नहीं है और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप देखें जो भी सरकारी इदारे होंगे, प्राइवेट होंगे, जैसे आप स्टील मिल ले लें, हमारे पाकिस्तान के जिसने स्टील मिलें लगाई है अरबपति खरबपति हो गए, लंदनों में फ्लैट है और हमारी स्टील मिल कराची वाली बंद हो गई है, जबकि ये एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी। सरकारी जब जरूरत से ज्यादा आप बंदे भर्ती कर लेंगे और बंदे भी नॉन टेक्निकल होंगे तो फिर यही नुकसान होगा।
अभी हमने किया जो 9 नर्सरी हमारी थी जो हमने रेंट आउट की थी, उनका हमने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट हमने उसको रेंट पे नहीं देना, साल उनका पूरा हो रहा है, मैं इसी माह या अगले माह हो जाएगा। वो 9 की 9 नर्सरियां हम बना रहे हैं इकट्ठी। अच्छा, 9 की 9 हम लेंगे, PHA उसमें अपने पौधे तैयार करेगा। हम कोशिश करेंगे बाहर से कोई पौधा खरीदे ना करें। फिर हमने शाह शमस पार्क और जिन्ना पार्क में बहुत बड़ी नर्सरियां बना रहे हैं, बेबहा बड़ी नर्सरी। वहां हम देखते हैं कि माली वर्क भी करते नजर आते हैं। और सबसे ज्यादा हमने एक जो मालियों की अच्छी बात देखी है कि जहाँ पे वो लोगों से भी कह रहे होते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत से बनाया, मेहरबानी करो, इसको ख्याल करो। क्योंकि एक दिन मैं वहां पे था, जलाल मस्जिद के पास जो पार्क था, तो वहां पे बेचारा माली हर किसी की मिन्नतें कर रहा है, यार ये ना करो, मेरा जो प्लान मैं समझता हूँ कि इस गर्मी, जून जुलाई मुल्तान की गर्मी में और बिल्कुल मेट्रो की छत के नीचे, सीमेंटेड के नीचे जो माली काम कर रहे हैं, मैं तो उनको सलूट पेश करता हूँ जी। हम जो वहाँ आधा घंटा खड़े होते हैं हमारी हालत ख़राब हो जाती है। वो 4 घंटे 5 घंटे वहाँ वो काम करते हैं। और आज मुल्तान को ग्रीन करने में मैं समझता हूँ कि आज जो मैं सोशल मीडिया पे भी हम उसके जो रिफ्लेक्ट देख रहे हैं, लोगों के तासुरात देखते हैं, लोग कहते हैं कि इस वक्त मुल्तान में अगर कोई इदारा चल रहा है, ठीक काम कर रहा है, तो PHA कर रहा है। मेरे लिए तो मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा क्रेडिट है जिसका कोई साहब नहीं। कल भी मखदूम साहब ने एक प्रोग्राम में खड़े थे तो उन्होंने कहा कि वसाइल के बगैर इजाज ने जितना काम किया है, तो हमें मजा आता है कि कारकुन ने, इमरान खान के कारकुन ने उसकी इमेज को पूरा बिल्डअप। हमें शायर में नजर भी आ रहा है। अच्छा, जो मालियों की, अच्छा जिस तरह आप खुद भी मानते हैं कि वो जिस गर्मी में काम करते हैं, तो उनकी प्रमोशन के हवाले से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं तो उनकी परमानेंट जॉब के हवाले से कोई इस तरह से नहीं साहब, हमने सबको कंफर्म कर दिया है, कोई भी नहीं रह गया। मैंने आके सबसे ज्यादा जोर ही इस पे दिया था। मैंने कहा पता नहीं मैं साल काम करता हूँ, 2 साल काम करता हूँ, क्योंकि मुझे था कि आप इधर आ जाए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जाए तो आप PHA छोड़ दें। तो इनको तो कंफर्म कर दिया, 450 450 लोग हैं, सबको कॉन्ट्रैक्ट पे थे, पक्का कर दिया है। फिर हमने हर ईदी पे अब उनका अलाउंस भी तय कर दिया है। इस बोर्ड में हमने उनके यूटिलिटी अलाउंस भी रखा हुआ है। तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये माली की तनख्वाह में इजाफा, मेरे ख्याल में इतना ही 8-10 हज़ार ये है। अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा हर महीने। ठीक है, तो ये जहाँ हम कोशिश जितनी कर सकते थे हम कर, तो उससे उनकी मतलब कि जो लाइफस्टाइल है वो भी यकीन बेहतर होगा और जो वो जॉब कर रहे हैं उसमें भी फोकस नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की फेस लिफ्ट की, और हम उसके बाद ब्रेक के बाद आएंगे बॉडी रीशेप के हवाले से बात करेंगे और उस पर तफसीली आपसे मशवरे भी लेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे प्लांट्स के हवाले से, और हमने ब्रेक से जाने से पहले कहा था कि हम डॉक्टर अब्दुल मालिक मुजाहिद से जानेंगे कि जो वेट के हवाले से है, बॉडी शेप है, उसके हवाले से किस तरह से सर्जरीज होती हैं, तो हम उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, आजकल लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता कि हम किसके पास जाएं, और एक मुश्किल सा एक टास्क बना हुआ है कि यार मैं अपना वेट किस तरह से कम करा सकूं, अगर एक्स्ट्रा चर्बी है वो किस तरह से कम करा सकूं। तो इसके हवाले से क्या तरीक़ाकार है, क्या रुझान है और किस तरह से आप लोगों को बताना चाहेंगे? एक्चुअली इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं ये कहूँगा कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। हमारे लाइफस्टाइल में जो है ना एक्टिविटी नहीं है। हम कुछ भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, बट हमारे अंदर जो है ना वॉक करना, एक्सरसाइज करना या डाइट यूज़ करते हुए इस चीज़ का ख्याल करना कि हमारी कैलोरीज कितनी रिक्वायरमेंट है और हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ का बिल्कुल ही जो है ना वो असेसमेंट हम नहीं करते जिसको कहें, जिसकी वजह से डे बाय डे जो है ना हमारी लाइफ के अंदर हमारे वेट्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं यही कहूँगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक तो डाइट को ख्याल करें। डाइट हर चीज़ में, चाहे आपका फेस आपने अपना बेहतर बनाना है, अपने आप वेट के हवाले से डाइट आपने मेंटेन रखनी है। सर देखें, डाइट जो है ना आपकी, अगर आप सारा दिन फैट खाते रहेंगे तो डेफिनेटली जो है ना वो फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट होती रहेगी। कार्बोहाइड्रेट लेते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स वेट इंक्रीज करते हैं, आपका वेट इंक्रीज होता रहेगा। तो आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है। आपने देखना है कि भाई आपकी कितनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, या आप अपने किसी जानने वाले न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाएं, आप अपनी एक कैलोरिक रिक्वायरमेंट उनसे बनवा लें कि भाई मेरी डेली की इतनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी डाइट को डाइट तो आ गई। अब जो लोग इस वक्त प्रॉब्लम का शिकार हैं, वो क्या करें? एक्चुअली इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं। जब हम एक ओवरवेट पेशेंट को देखते हैं तो हम उसका BMI असेस करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स उसको हम कहते हैं, ठीक है। उससे हम असेसमेंट करते हैं कि ये पर्सन ओवरवेट है, ये पर्सन नॉर्मल है, ये ओबीस है, ये मॉडरेटली ओबीस है, या सवेयरली ओबीस है। जो है ना, जो सवेयरली ओबीस लोग हैं जिनका BMI 35 से ज़्यादा होता है, ठीक है,
उनको तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों के साथ साथ कोई बैरिएट्रिक सर्जरी करा लें। ठीक है। लाइक बैरिएट्रिक सर्जरी में आजकल स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, गैस्ट्रिक बेंडिंग है, ठीक है। आम अल्फाज में, सादे अल्फाज में बताना चाहें, वो बेसिकली ये है कि मैदे को काट देते हैं या मैदे के अराउंड जो है ना एक रिंग डाल देते हैं ताकि खुराक वो बाईपास होके आगे चली जाए। तो उसके बाद ये होता है कि जब वो खुराक जज़ब नहीं हो रही होती तो ओवरऑल उसका वेट रिड्यूस हो रहा होता है, बट उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद जो हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो हम लाइपोसक्शन उसको कहते हैं। वो बेसिकली बॉडी को रीशेप करने के लिए या बॉडी को कंटूर देने के लिए होती है, ठीक है। लोग ये समझते हैं समटाइम्स कि अगर हम लाइपोसक्शन करा लेंगे तो हमारा वेट रिड्यूस हो जाएगा, बट ये इमेज गलत है, ठीक है। लाइपोसक्शन बेसिकली वो बॉडी को शेप देने के लिए या बॉडी को कंटूरिंग के लिए होती है। फिर समटाइम्स कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो जिन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई होती है, उसके बाद उनका एक्सेसिव वेट लॉस हुआ होता है, तो वो लोग जो है ना उनकी स्किन सारी ढलक रही होती है, या फीमेल्स स्पेशली जो है ना मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद उनकी जो लोअर एब्डोमेन की स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हुई होती है, तो वो उनको बॉडी को रीशेप कराना चाहती हैं। बेसिकली वो अपनी बॉडी का इमेज जो है ना वो दोबारा डेवलप करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो सर्जिकल ऑप्शन हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी। मतलब वो जो लूज स्किन होती है वो हम सारी रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो है ना बॉडी को रीशेप करके ताकि वो अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड पोजीशन में वापस आ जाए, ताकि फीमेल्स ने या मेल्स ने अगर अपनी जो है ना एक मतलब टाइट ड्रेसिंग करनी है या कोई इस तरह से फंक्शन में ऐसी ड्रेसिंग करनी है तो उनको कोई अशेम ना फील हो। तो ये चीज़ है जो है ना उसमें सारा कुछ। और उसमें एक चीज़ वही कि आपने इस सारा कुछ करने के बाद भी डाइट का लाजमी ख्याल करना है भाईजान। वो मैं नियाज़ साहब आपको यही कहूँगा, क्योंकि अगर आपने प्रोसीजर करा लिया उसके बाद आपने कहा जी मैं तो अब प्रोसीजर करा लिया है, मैंने तो सारा दिन अब बैठ के खाना है, तो डेफिनेटली वो दोबारा फैट कलेक्ट हो जाएगी। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि अगर हमने लाइपोसक्शन किया या कोई प्रोसीजर किया है तो आपके 100% फैट सेल रिमूव कर लें। तो इसलिए डाइट का ख्याल करना, अपनी बैलेंस डाइट का ख्याल करना बड़ा जरूरी है। आप किस तरह अपना ख्याल करते हैं? आपने सुना भी काफी गौर से। मैं बड़ा कम खाता हूँ जी। मैं बाज़ सुबह नाश्ता भी बड़ा फ्रूट लेके छोड़ देता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं तो खुद इसका हूँ कि मैं कोई ना कोई ऐसी जगह मिले जाके जहाँ वेट अपना ठीक करूँ। क्योंकि आप ब्रेक में पूछ भी रहे थे। हाँ, मैंने पूछा भी यही इसलिए पूछा है कि आसान हल बताएं, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, वॉक भी करता हूँ, लेकिन उससे पेट कम नहीं हुआ। हमने अक्सर देखा कि आप फेसबुक लाइव होते हैं और शाशमस से मैंने अक्सर मैसेज भी देता हूँ, बिल्कुल देता हूँ, बात कर रहे हैं डेली। लेकिन वहाँ मैंने मुझसे भी पुराने जो भागते हुए देखे, उनका देखा पेट कम नहीं हुआ। मैं डॉक्टर साहब से भी यही पूछा था भाई इसको, लोग कहते हैं एक्सरसाइज करें, वॉक करें, पेट कम होता है, लेकिन इससे पेट कम नहीं होता। लेकिन वो फिट तो रहते हैं, मतलब कि जो दीगर बीमारी फिट रहता है जी। मेरी ब्लड प्रेशर की टेबलेट खत्म हो गई थी, मैंने खत्म कर दी थी। अब मैं 2-1 महीने से नहीं जा रहा वॉक के लिए, उसकी वजह कोरोना हुआ था, उसको ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहने लग गया। तो वो आज से परसों से मैंने फिर दोबारा शुरू कर दी, वॉक भी शुरू कर दिए। वॉक इसमें काफी ज्यादा जो हमारी डाइट के साथ साथ हमारी जो फिटनेस के वजह से काफ़ी लाजमी है। मुख्तलिफ बीमारियों से जैसे डिप्रेशन है, गुस्सा है, उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन या आपका गुस्सा, तो आपके जो माहौल होता है, आपके मिजाज के खिलाफ कोई भी चीज़ होगी तो आपको गुस्सा तो आएगा। मतलब आपका मिजाज ऐसा है जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और बंदा लेफ्ट साइड से निकल रहा है, राइट साइड से निकल रहा है, मतलब जो रॉन्ग साइड है आपको पता ही नहीं होता, नुकसान होता है, उसका भी नुकसान होता है, आपका भी गुस्सा आना है, ऑटोमेटिक आना है। भाई आप गाड़ी जाके रोकी ना, आगे ट्रैफिक रुकी है, इधर से इधर से 3 लाइनें आ जानी है, और भाई इधर वाले को रास्ता देंगे तो ट्रैफिक चलेगी, वरना ट्रैफिक खाम खा स्टक हो जाती है। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? उसमें तो मुल्तान में अक्सर देखते हैं, अक्सर हमें 4 लाइनें बना ईदगाह वाले रोड पे, हाँ। उसके साथ साथ जो जहां मेरे ख्याल पक्के डिवाइडर लगा दिए गए वहां तो काफी फर्क पड़ गया। जैसे सियाल होटल के पास से ईदगाह के पास अक्सर ट्रैफिक बंद होती, उन्होंने बिल्कुल कर दिया, कट भी नहीं रखा, उससे ट्रैफिक में बड़ा फर्क पड़ा। सेम जहाँ निश्चित में ज्यादा इशू था जब ये कट थे यहाँ पे इमरजेंसी के पास, अब ज्यादा कर दिया, अब कुछ बेहतर हो गया है, तो ये काफी लाजमी है। अच्छा, अगर हम बात करें प्लांटेशन की, बात करें PHA की बात की, नर्सरीज की बात की, आपने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर से लेकर खुद लेकर इतनी कैपेसिटी PHA के पास है कि वो चला सकेगा? इससे भी ज्यादा अच्छी कैपेसिटी है। नीयत हमारी ठीक हो जाए तो इतनी बड़ी कैपेसिटी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो नीयत किसने ठीक है? देखिए, इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। आपकी कटिंग्स आपके पार्कों से निकलती हैं, जो लोग लेके जाते हैं, वो कटिंग्स आपने थैली में लगानी, अपना गमले में लगानी, आपका 3 साल बाद बेहतरीन दरख्त पौधा तैयार होता है। नीयत तो हम ठीक कर लेना यार। तो हम इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं या आउटसोर्स करके क्या करना है? जो अपने पास माली हैं, बंदे हैं, उनसे हम काम क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं,
हम कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लोग भी ले सकते हैं, उनसे काम लें, लेकिन टेक्निकल लें। पिछली जो भर्तियां हुई थी वो नॉन टेक्निकल लोग रखे गए थे सिफारिशों पे। अब आपके पास ग्रेजुएट या मास्टर किए हुए माली होंगे, उनसे कैसे काम लेंगे आप, मुझे बताएं आप। हाँ, ये भी मेन इशू। अब वो काफी इदारों में हमारे इस वक्त गए हुए हैं, हम पूछ भी नहीं सकते उनसे। ऐसे ऐसे इदारे जहां से हम पूछ नहीं सकते हमारे माली कहाँ हैं। वो तो अक्सर हम हम देते हैं आपके ऑफिस में, दफ्तर में जब भी हम पूछेंगे, ये वो कहते हैं मैं असल में माली हूं, लेकिन यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मेरे पास। उसके लिए हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लिए जो सिक्योरिटी कंपनी से 30 माली लिए, तो उसमें हमारे काफी सारे माली नहीं गार्ड लिए, यूनिफॉर्म में भी होंगे, गन भी होगी और वो ठीक तरीके से करेंगे। उसकी जगह हमने माली रिमूव हुए हैं, कुछ मार्केटिंग में गए हुए थे वहां से माली रिमूव हुए हैं। लेकिन हमारा एरिया भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 55 किलोमीटर पर था जब मैं आऊं, अब 100 कई किलोमीटर हमारा एरिया बढ़ गया ग्रीन बेल्ट का। तो ग्रीन बेल्ट के साथ साथ जो रिकवरी के हवाले से मामला थे वो भी कुछ बेहतर हुए। वो तो हमारी जांच हो गई, जो ठेके पे चला गया काम, जो हमारा इदारे पे डेली करप्शन का एक चार्ज लगता था, वो हम ठेके पे चला गया। 14 करोड़ 80 लाख में लास्ट टाइम अभी ठेका हुआ था, ठेका हो गया। उसने पहली किस्त भी जमा करा दी है। बड़ी अच्छी कंपनी है रावलपिंडी की, वो कर रही है, वसूलियां भी कर रही है, तो हो भी रहा है। पहले तो बहुत सारे, पहले तो आए रोज ये बात होती थी कि जो करप्शन का ब्रांच है वो इस वजह से कुछ नहीं कर रही, जेबों में पैसे जा रहा है, रिकवरी नहीं जा रहा था, जा भी रहा था और कुछ मुकदमात भी चल रहे थे, एंटी करप्शन में ऐसे केसेस भी चल रहे थे। तो इसको किस रुझान को किस तरह से रोक सकते हैं जब सबको मालूम है कि करप्शन हो रही है, सबके सामने हो रही है, तो उसको रोका क्यों नहीं जाता? देखिए, जो आदतें पड़ी हैं 50 साल से 70 साल से, इसको तब्दील होते हुए वक्त लगेगा। आप देखें कि कुछ आपके जो मोटरवे पे पुलिस वाले उन पे चार्ज कम है रिश्वत लेने के। अभी आपके पास जो आपने ये पुलिस वाले अब खड़े किए हैं ट्रैफिक में, इन पे भी चार्ज कम है। जैसे जैसे आप तब्दीली लाते जाएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, जैसे 1122 है, इसके लोगों के इमेज बहुत अच्छा है। इसमें पुलिस जितना बेचारी अच्छा काम कर ले, उनका इमेज खराब है। उस दिन भी एक योम शोदा था, उसमें मैं उनसे एसपी साहब से, डीएसपी साहब से बात कर रहा था। मैंने कहा ये देखिए कि लोग आपसे नफरत क्यों करते हैं, इसमें बैठ के हमें देखना चाहिए कि आप खिदमत भी करते हैं, टाइम भी देते हैं। साफ ज़ाहिर है जब आप 24 घंटे ड्यूटी करेंगे, मैं आऊंगा, आप मुझे अच्छे मामलात में मुझसे बात ही नहीं करेंगे। हमें रिफॉर्म की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। सब लास्ट में जो बर्न के केस होते हैं मुख्तसर में बता दें कि उनके हवाले से किस तरह होगा। कोई हाथ जला हुआ आ जाए या हाथ जल जाए घर में, तो फौरी तौर पर क्या लगाना चाहिए, क्योंकि अक्सर इशू होता है, लोगों को मालूम नहीं होता। एक्चुअली ये मैंने एक दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है कि जब हाथ जल जाता है तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। बट मैं आपको ये आज मतलब कि कहूँगा, और सोशल मीडिया पे ये चीज़ कह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा इशू आता है तो आपने सबसे पहले उसको वॉश करना है। और वॉश जो है वो आपने जो नॉर्मल रनिंग टेम्परेचर यानी कि टैप वाटर जिसको हम कहते हैं उससे वॉश करना है, ठंडा पानी ना हो, ठीक है। उससे आपने उसको वॉश करना है और 10 मिनट्स के लिए उसको वॉश करना है, ताकि वो जो जलनिंग वाला प्रोसेस हो रहा है वो स्टॉप हो जाए, ताकि उस जो बर्न की डेप्थ है वो रिड्यूस हो जाए। उसके बाद आपके पास घर में कोई भी ऐसा एक ऑइंटमेंट कोई भी पड़ा हो, वो टेम्परेरी टाइम के लिए आप लगा सकते हैं। बट उसके बाद आप फिर अपने करीब हॉस्पिटल में जो है ना कहीं पे किसी को दिखाएं। जो है लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? प्लांटेशन करें, हमारी वक्त की जरूरत है। हम जितनी भी 10 बिलियन ट्रीज कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान का तकरीबन 5-6% हिस्सा है, बाकी बैरन है। लोगों ने करना है, हर आदमी अपने हिस्से का पौधा लगाए, दरख्त लगाए, उसकी हिफाजत करे। अगर कोई दरख्त हमने लगाया हुआ है उसमें पानी दे दे, अगर हमसे भूल चूक हुई है हमें बताए कि इसमें पानी नहीं दिया जा रहा। पौधों की हिफाजत करें, दरख्तों की हिफाजत करें, पार्क आपके लिए, वॉक करें, अपनी बीमारियों से जान छुड़ाएं अगर वॉक में आप आ जाए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जिस तरह आखिर में यही पैगाम दिया गया कि हमने अपने माहौल को अगर बेहतर बनाना है तो प्लांटेशन करनी होगी, और प्लांटेशन के साथ साथ उनका ख्याल भी रखना होगा। और अगर हमने अपनी सेहत का ख्याल करना है तो अपनी डाइट को अच्छा बनाना होगा, बेहतर बनाना होगा, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी होगी, ताकि हम अपना जो सेहत है उसको बेहतर अंदाज में रख सकें। तो हम अपने प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।